चैप्टर 21। रिस ने मिलो की आंखों में देखा। हमें यूनवू के अतीत की जांच करने की जरूरत है, उसने दृढ़ता से कहा। मैंने कुछ विसंगतियां देखी हैं। यूनवू ने मुझे बताया था कि रिसर्च सेंटर में ले जाए जाने से पहले भी वह अकेले रह रहा था। कोई स्कूल नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई संपर्क नहीं। लोग फिर से फुसफुसाने लगे, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ धीमी और जिज्ञासु थी। मुझे नहीं लगता कि उसका जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुआ था, जैसा कि हमने सोचा था, रिस ने कहा। हो सकता है कि वह स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ हो। शायद उसे उसके जन्म देने वाले माता पिता से छीन लिया गया हो और एक ऐसे पालक परिवार को सौंप दिया गया हो जो उससे डरता हो। या शायद वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर जारी रखा, शायद उसके अपने माता पिता ने उसे छोड़ दिया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने मिलो, गना और कायलिन की ओर देखा, प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। गना सबसे पहले बोला, और अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, अगर उसका जन्म वास्तव में स्वाभाविक रूप से हुआ है, तो उसे कोई ढूंढने क्यों नहीं आया? शायद उसके माता पिता मर चुके हैं, या शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि वह जिंदा है। रिस ने पलटवार किया। बहुत सारी संभावनाएं हैं और कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए हमें जांच करने की जरूरत है। क्योंकि अगर उसका जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ है, अगर उसके माता पिता मौजूद हैं, अगर उसके जैसे और भी लोग हैं, तो यूनवू आखिरी एस पर नहीं है। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। सबसे ज्यादा शंका करने वाले लोग भी चुप थे, इस संभावना को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे सच जानना है, रिस बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। और अगर इसमें और भी कुछ है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। गना ने अपनी कोहनी घुटनों पर रखी और उंगलियों को थॉटफुली एक दूसरे में फंसाया। तो आगे क्या? अगर तुम उसके साथ संबंध बना सकते हो तो वह खतरा नहीं रहेगा। लेकिन क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर देंगे कि हमारे हाथों में एक ऐसा हथियार है जो युद्ध का रूप बदल सकता है? मिलो ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसकी आंखें रिस पर टिकी थीं। इतनी शक्ति को बर्बाद करना बहुत गलत होगा। रिस ने अपने जबड़े भींच लिए। क्या होगा अगर वह मारने के लिए यहाँ नहीं है? क्या होगा अगर यूनवू को इसके लिए नहीं बनाया गया था? कुछ मिनट पहले की लगातार फुसफुसाहट गायब हो गई, जैसे हवा उसे उड़ाकर ले गई हो। रिस ने कहा, दबारो सहन करने के लिए बना था, युद्ध के घावों को भरने के लिए, नए घाव बनाने के लिए नहीं। यूनवू को एक हथियार बनाना हमें ब्लैकवुड से बेहतर नहीं बनाएगा। यह पाखंड होगा, यह उन सभी चीज़ों के साथ विश्वासघात होगा जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। कुछ लोग असहज होकर नीचे देखने लगे। गना ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन उसने रिस को नहीं टोका। रिस अधिक आत्मविश्वास से बोलता रहा, हाँ, यह सच है कि उसकी उपस्थिति से ब्लैकवुड का ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन जब तक यूनवू हमारे साथ है, ब्लैकवुड हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। वह जानता है कि वह क्या कर सकता है। जब तक यूनवू हमारे पक्ष में है, उसका अस्तित्व ही एक निवारक होगा। गना ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और लंबी सांस ली। ये तभी तक काम करेगा जब तक ब्लैकवुड गंदा खेलना शुरू नहीं करता। वह हमारे लोगों का अपहरण कर सकता है या सिर्फ एक संदेश देने के लिए झुग्गियों को तबाह कर सकता है। हम इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या होगा अगर हम ठीक इसका उल्टा करें? कायलिन ने सुझाव दिया। क्या होगा अगर हम यूनवू को एक प्रतीक बना दें, सिर्फ ब्लैकवुड में डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए? अमीर इलाकों में बहुत से लोग हैं जो ब्लैकवुड ने जो किया है उस से नफरत करते हैं, लेकिन उनके पास विद्रोह करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। यूनवू वह कारण बन सकता है। वह हमें ब्लैकवुड के खिलाफ एकजुट कर सकता है। मिलो कुछ और सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने अपना चश्मा उतारा, उसे अपनी शर्ट के किनारे से पोंछा और वापस पहन लिया। और यूनवू एक कोने में दीवार से सटी कुछ लकड़ी के बक्सों के ऊपर बैठा था। वहां से वे लोगों को लगातार हिलते डुलते देख रहे थे, बक्से ले जाना, बातें करना, लिस्ट जांचना। जे बेचैनी से अपने पैरों को हिला रहा था, हल्के से अपने नीचे रखे बक्से पर थपथपा रहा था। यूनवू ने उसकी ओर देखा। सब ठीक है, जे ने आह भरी और कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, तुम्हारा भविष्य मिलो, गन और परिषद के हाथों में है, उसने कहा, उस दरवाजे की ओर देखते हुए जिससे बाकी लोग कुछ मिनट पहले गायब हो गए थे। कभी कभी वो बैठकें तनावपूर्ण हो जाती हैं, तुम्हें पता है। कुछ लोग तुम्हारे यहाँ रुकने के खिलाफ होंगे, मुझे पता है। यूनवू ने ऊपर देखा। छत के धातु के बीमों पर रोशनी के ठीक ऊपर एक सिलोएट फुर्ती से चल रही थी। यह एक पतला जानवर था जिसकी राख के रंग की खाल थी और अंबर रंग की आंखें थीं जो गोदाम की मंद रोशनी में चमक रही थीं। वह बीमों पर आत्मविश्वास से चल रहा था, जैसे गिरने का डर न हो, और फिर ऊंची खिड़कियों में से एक की ओर कूदा, उसमें से गायब हो गया। यह एक बिल्ली थी। यूनवू ने पलक झपकाए, मंत्रमुग्ध होकर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कभी कभी वे इतना लड़ते हैं कि लगता है कि वे एक दूसरे को मारने वाले हैं, जे ने कहा। अभी भी बात कर रहा था। ये ध्यान नहीं दिया कि यूनवू अब नहीं सक छोटे ऊ न रहा था, लेकिन किसी तरह वे हमेशा अंत में वोट देते हैं। जे की बकवास का फायदा उठाते हुए यूनवू चुपचाप एक साइड के दरवाजे की ओर खिसक गया। बाहर हवा ठंडी थी और बाजार की हलचल दब गई थी। यूनवू ने एक जंग लगे कचरे के डिब्बे के अंदर बिल्ली को पाया, जो किसी तरह के मांस के बचे हुए हिस्से को खा रही था। बड़ी, वह उसके बगल में झुक गया और उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसे अपनी छाती में एक दर्द महसूस हुआ, एक दबाव जिसने उसे चेतावनी दी कि कुछ गलत था, बहुत गलत। बिल्ली ने सिर उठाया, जैसे उसने भी इसे महसूस किया हो, और एक गली में भाग गई। यूनवू एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा, लेकिन वापस बरो के अंदर जाने के बजाय उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर महसूस हुआ, जैसे कोई चीज़ उसे बुला रही हो। वह ऐसी गलियों में भटक गया जो धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी, जहां बाजार के स्टॉल गायब हो गए थे और भीड़ की गूंज फीकी पड़ गई थी। उसके चारों ओर की इमारतें शकों से परित्यक्त लग रही थीं। बाहरी दीवारें दरार से भरी थीं, नमी के धब्बों से ढकी थीं जो कंक्रीट में गहरी लकीरों की तरह चल रही थीं। कुछ ढांचों पर अभी भी घिसे पिटे संकेत थे, बाकी हवा में लहरा रहे थे, जैसे वे खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हों। ज्यादातर टूटी हुई खिड़कियां हवा के झोंके अंदर आने देती थीं जो दरारों से होकर सनसनाती थीं। कुछ फ्रेम्स में फटे हुए पर्दे कमजोर रूप से लहरा रहे थे, जैसे कि इमारतें सांस ले रही हों। अंदर बचा हुआ फर्नीचर नमी से खाया हुआ था, धूल और फफूंदी से ढका था। सोफे के स्प्रिंग बाहर निकले हुए थे, हिलती हुई मेजें, पानी और सड़न से फूले हुए गद्दे। यूनवू हर कदम पर सावधान होकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवा में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। एक अस्पष्ट लेकिन लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने एक धीमी, लगातार टपकने की आवाज़ सुनी, जैसे कि इमारत रो रही हो। फिर एक हल्की चरमराहट की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक चूहा था जो मलबे में से सरक रहा था। थोड़ी दूर उसने एक अनियमित खटखटाने की आवाज़ सुनी जिससे उसकी सांस रुक गई, लेकिन ये सिर्फ धातु की एक चादर थी जो हवा में एक दीवार से टकरा रही थी।
वह रुक गया, वह वापस जाने वाला था, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के एक बिजली का बोल्ट एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ आसमान से टकराया। इतना करीब कि झटके ने यूनवू को कई कदम पीछे फेंक दिया। जमीन उसके पैरों के नीचे कांप उठी। बिजली के बोल्ट की शक्ति से डामर हिंसक रूप से फट गया और हवा एक धातुजय सी गंध से भर गई। बिजली गायब नहीं हुई, उसकी सफेद धड़कती हुई रोशनी एक तेज अप्राकृतिक ध्वनि के साथ कड़कड़ा रही थी, जैसे कि आसमान मर रहा हो। रोशनी के स्तंभ के केंद्र से विशाल तंबू निकलने लगे, जिनकी त्वचा पारदर्शी और जेली जैसी थी। वे चूसने वाले कपों से ढके थे जो एक चिपचिपी क्लिक करने की आवाज के साथ खूब लते और बंद होते थे। यूनवू हिल नहीं सका। डर ने उसे वहीं रोक दिया, उसे और भय से पैरालाइज कर दिया। वह जानता था कि वह कुछ ऐसा देख रहा था जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसकी दुनिया का नहीं था। और फिर जैसे कि शहर का दिल जाग गया हो, सड़कों पर बिखरे हुए लाउडस्पीकरों से एक गहरी आवाज गूंजी। हवा गरजने लगी, धूल और मलबा हवा में फेंक रही थी। यूनवू ठिठका खड़ा रहा, रिफ्ट के आमने सामने। जैसे ही दूसरी तरफ का प्राणी पार करना शुरू हुआ, मतदान शुरू होने वाला था जब एक गहरी तीखी आवाज कंक्रीट की दीवारों से गूंज उठी। पूरा शहर उसकी गूंज से हिलता हुआ लग रहा था। एक सेकंड के लिए हर कोई चुप हो गया, इस बात से पैरालाइज्ड हो गया कि अलार्म का क्या मतलब था। और फिर कमरा हरकत में आ गया। एक रिफ्ट, किसी ने चिल्लाया, हर कोई अपनी जगह पर जाओ। मिलों ने अराजकता के ऊपर अपनी आवाज उठाई, सुनिश्चित करें कि हर कोई शेल्टर्स तक पहुंचे। जैसे कि उन्होंने इसका सैकड़ों बार अभ्यास किया हो, विद्रोहियों ने इंस्टिंक्ट पर काम किया। कुर्सियों को एक तरफ धकेल दिया गया, आपूर्ति के बैकपैक उनके कंधों पर रखे गए और बक्सों में छिपे हथियारों को सबसे प्रशिक्षित लोगों के बीच वितरित किया गया। कुछ पुराने थे, अन्य ब्लैकवुड के सैनिकों से चुराए गए थे। चलो, रिस ने कायलन के साथ बाहर निकलने की ओर मुड़ते हुए कहा। हमें जे और यूनवू को ढूंढना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कमरे से बाहर एक कदम उठा पाते, गना ने उन्हें रोक लिया। सुनो, उसने कहा, अगर यह एक रिफ्ट है तो ब्लैकवुड के सैनिक जल्द ही वहां होंगे। सावधान रहना, हम जानते हैं, कायलन ने जल्दी से जवाब दिया। तो सबसे बुरे के लिए तैयार रहो, गना ने कहा। जब वे हॉलवे में बाहर निकले तो दबरों का ट्रांसफॉर्मेशन स्पष्ट था। वह जगह जो कभी एक संगठित हाइव की तरह लगती थी, अब अराजकता का एक हाइव बन गई थी। जो लोग कभी आपूर्ति को सॉर्ट कर रहे थे, वे अब भाग रहे थे, बक्से खींच रहे थे, बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे थे और बुजुर्ग लोगों का समर्थन कर रहे थे जो मुश्किल से चल सकते थे। हवा में आदेश गूंज रहे थे, तेज, तीखे और हताश। जे, यूनवू, रिस ने चिल्लाया। कुछ एगनाइजिंग सेकंड के लिए उन्हें उनका कोई निशान नहीं दिखा, जब तक कि जे का अकेला फिगर कुछ उल्टे हुए बक्सों के बगल में दिखाई नहीं दिया। उसका सिर चारों छोटी इशारों में घूम रहा था। जे, कायलिन उसकी ओर दौड़ते हुए चिल्लाया, क्या तुम ठीक हो? जब रिस उस तक पहुंचा तो उसने पूछा। जे ने ऊपर देखा, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। नहीं, मुझे नहीं पता, हम बस यहाँ बैठे थे और अगली बात मुझे पता चली, वह चला गया था। मैंने उसे खो दिया, मैंने यूनवू को नजरों से खो दिया। रिस की छाती कस गई जैसे कि हवा उससे बाहर निकाल ली गई हो, और बिना एक शब्द कहे और पीछे मुड़े बिना वह मुख्य निकास की ओर भागा। रिस, कायलिन ने उसके पीछे से चिल्लाया। रिस, रुको। लेकिन रिस नहीं रुका। दुनिया ढह सकती थी, शहर जल सकता था, लेकिन जो कुछ भी मायने रखता था वह यूनवू को ढूंढना था। बाहर आसमान में धातु के रंग थे और हवा में नमी और आपदा की गंध थी। वह प्राणी विशाल था, एक राक्षस जो इमारतों के ऊपर ऐसे खड़ा था जैसे शहर एक कार्डबोर्ड मॉडल से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बगल में स्काईस्क्रेपर गुड़िया के घर जैसे लग रहे थे। उसका एक टेंटिकल जमीन पर जोर से गिरा। प्रभाव इतना क्रूर था कि पूरी सड़कें ढह गईं। कंक्रीट हवा में उड़ गया, संरचनाएं कुछ ही सेकंड में ढह गईं। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ ने इमारतों की नींव हिला दी। यूनवू हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह जमीन पर गिर गया। झटके ने उससे एक चीख छीन ली और उसे वापस फटी हुई पेवमेंट से टकरा दिया। उसने खांसा, उसके होंठों से खून की एक बूंद फिसल गई। वह टेरिफाइड था, लेकिन अपनी जगह पर जम गया था, या बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो नहीं चाहता था कि वह भाग जाए। रिफ्ट के दिल से एक इनविजिबल शक्ति उसे बुला रही थी। उसने अपनी खोपड़ी में कंपन महसूस किया, उसके मंदिरों के अंदर दर्दनाक धड़कन, उसके पेट में बढ़ती हुई नौसियत। वह मुश्किल से धूल के बादल के माध्यम से उन टूटी हुई आकृतियों को देख पा रहा था जो कभी पड़ोस थीं। सब कुछ एक कठोर ग्रे वेल था। जैसे ही वह खांसा, धूल उसके गले में फंस गई। उसकी त्वचा में दर्द हुआ, उसके दांतों में दर्द हुआ और उसकी आंखों में जलन हुई। उसका शरीर बुखार से गर्म था, बिल्कुल पिछली बार की तरह, जैसे जब उसने बच्चे को छुआ। और वह उसके पैरों पर मरा हुआ गिर गया। उसने शांत होने और सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। उसके शरीर में कंपन नहीं रुका। फिर धूल के बादल के माध्यम से उसने एक और टेंटिकल को उठते हुए देखा, विशाल, जो धुंध को भेदने वाली रोशनी के अवशेषों से चमक रहा था। वह सीधे उस पर गिरने वाला था। यूनवू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने संघर्ष नहीं किया, वह चिल्लाया नहीं, वह बस इंतजार करता रहा। लेकिन मौत नहीं आई। इसके बजाय हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी, एक चीख जिसने उसकी त्वचा को रेंगने जैसा महसूस कराया। उसने अपनी आंखें ठीक समय पर खोली ताकि वह टेंटिकल उसके सामने हजार टुकड़ों में फट जाए। मांस, हड्डी और खून एक लाल तूफान में उसके चारों ओर बरस रहे थे। जमीन चिपे चिपे टुकड़ों से ढकी थी और लोहे की गंध ने उसे उल्टी करा दी। यूनवू चौंक गया, यह नहीं समझ पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। एक विस्फोट ने आसमान को हिला दिया। उसने ऊपर देखा, छतों पर इंसानों की छायाएं बंदूकें और घर के बने एक्सप्लोसिव्स चला रही थीं। वे दबरों के विद्रोही रहे होंगे। फिर प्राणी ने जवाब दिया। उसने अपने एक टेंटिकल को घुमाया और इमारतों पर फ्यूरियसली मारा जहां से उस पर हमला किया गया था। एक सुस्त दहाड़ के साथ संरचनाएं ढह गईं। यूनवू हॉरर में चिल्लाया, क्या तुम एक मूर्ख की तरह बिहेव करते रहोगे या तुम कुछ करोगे? आवाज उसके अंदर से आई। वह आवाज उसकी थी, लेकिन अधिक दृढ़ और अधिक मोनोटोनस थी। यूनवू ने सिर हिलाया, सिसकते हुए, नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे। हाँ, तुम्हें पता है। आवाज ने क्रूरता से, लगभग अम्यूज्ड होकर जोर दिया। तुमने ये तब किया था जब तुम एक बच्चे थे, जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें याद है? उद्धरण चिन्ह। यूनवू इसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने किया। उसे गाइड्स के हाथ याद आए जो उसे पकड़े हुए थे, उनकी खुरदरी, ठंडी त्वचा, वे आवाजें जो उसे स्थिर रहने के लिए कह रही थी, जबकि वे उसके डर पर हंसते थे। और फिर दीवारों पर खून, बॉडीज का अंदर से फटना।
यूनवू सिहर उठा, आंसुओं ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। वे मुझे चोट पहुंचाने वाले थे। यह एक दुर्घटना थी। नहीं, वह तुम्हारी प्रकृति थी। आवाज ने फुसफुसाया, तुम एक हथियार हो, तुम हमेशा थे, तुम खुद से दूर क्यों भागते रहते हो। उद्धरण चिन्ह। यूनवू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, कांपते हुए, ऐसे खून से गिरा हुआ जो उसका नहीं था, ऐसी मौत से गिरा हुआ था जो उसने नहीं मांगी थी। आसमान में प्राणी चिल्लाता रहा और शहर जलता रहा। यूनवू ने अपने हाथों को अपने सिर पर लगाया, अपनी उंगलियों को अपने बालों में जकड़ लिया जैसे कि वह दर्द को फाड़ सकता। ओ चुप रहो, वह चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। तुम बेकार हो, आवाज ने जारी रखा, तुम्हारी वजह से हर कोई मर जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। यूनवू हकलाया, तुम कुछ भी करना नहीं जानते, इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया। क्या तुम्हें उनके चेहरे याद हैं? क्या तुम्हें याद है कि जब तुम्हें उनसे दूर ले जाया गया था तो वे कितने रिलीफ थे? यूनवू ने अपने दांत भींचे, लेकिन यादें वापस आने लगीं। उसे अपने माता पिता के तनाव भरे चेहरे याद आए। उसकी माँ, कांपते हुए, हर बार जब वह एक हाथ उठाता था तो सिकुड़ जाती थी, एक स्पर्श भी नहीं दे पाती थी। उसके पिता ने उसे एक खाली अफेक्शन से रहित नजर से घूरते थे, और उसे वह डैम रिलीफ भी याद आया। वह रिलीफ जो उसके माता पिता की आंखों से पार हो गया था जब वे उसे घर से ले गए थे। वह रिलीफ जिसने शब्दों के बिना कहा था, हमें आखिरकार उससे छुटकारा मिल गया। और इसीलिए रिस भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक बोझ हो और तुम बेकार हो। आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसे रिस का सावधान स्पर्श और जिस तरह से उसने उससे बात की थी वह याद आया। लेकिन अनुपस्थिति भी वापस आ गई। शिफ्टी ग्लांसेस, ऑकवर्ड साइलेंसेस, वे समय जब रिस बिना किसी स्पष्टीकरण के वापस हट जाता था। उसकी आंखों में तैरते हुए संदेह, जैसे कि वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या करना है। चुप रहो, यूनवू ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। और यूनवू की चीख सिर्फ एक चिल्लाहट नहीं थी, यह एक विस्फोट बन गया। एक ब्लास्ट जिसने हवा को एक इनविजिबल वेव की तरह शुद्ध और क्रूर, इतनी शक्तिशाली कि उसके चारों ओर सब कुछ टूट गया। मलबा उड़ा नहीं, ये पार्टिकल्स के एक फाइन क्लाउड में टूट गया, एक साइलेंट एक्सपेंशन से बह गया। यूनवू कांपते और बेदम इतना रोया कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। और फिर उसके अंदर कुछ जाग गया। यह ऐसा था जैसे उसके अंदर कुछ क्लिक हो गया हो, जैसे कि एक इनविजिबल दरवाजा खुल गया हो और उसे अंदर जाने दिया हो। समय रुक गया, शहर ने चिल्लाना बंद कर दिया। यूनवू को अब खून, धूल, पसीना या डर की गम ध नहीं आ रही थी। वह अपनी छाती में धड़कन भी महसूस नहीं कर पा रहा था। केवल पूर्ण शांति थी, और उस शांति के नीचे उसके दिल की गहराई से एक दफन गुस्सा उठने लगा। यूनवू खड़ा हो गया, उसके मूवमेंट्स भारी थे। उसने प्राणी की ओर देखा और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल थकावट, एक घुसपैठिए की उपस्थिति पर जो अजलाहट का एक ग्रिमस। राक्षस ने यूनवू की ओर देखा, उसकी प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट उसे यह अलर्ट कर रही थी कि कुछ अलग था। यूनवू अपनी थोड़ी ऊंची करके आगे बढ़ा, जैसे कि उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम ने मलबे को धूल में बदल दिया, रास्ता साफ कर दिया। वह प्राणी के सामने खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसे छूने के लिए केवल हाथ बढ़ाना था। तभी प्राणी ने प्रतिक्रिया दी। उसने एक टेंटिकल उठाया और उसे यूनवू की ओर कुचलने के इरादे से बढ़ाया। लेकिन जब उसने उसे नीचे रखा तो यूनवू गायब हो गया था। एक सेकंड बाद यूनवू एक सक्शन कप पर खड़ा था, उसकी आंखें एक सुपरनैचुरल इंटेंसिटी के साथ लाल चमक रही थीं। यूनवू ने अपना सिर एक लगभग लेजी जेस्चर में झुकाया, जैसे कि वह जिस चीज का सामना कर रहा था वह कोई खतरा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी झुंझलाहट थी। और उसके होंठों पर एक डिस्डेनफुल स्नेह दिखाई दिया। तुम्हारे जैसे बच्चे को किसी और के टेरिटरी में ट्रेसपेसिंग नहीं करना चाहिए, यूनवू ने क्रूरता से कहा। बाकी को कह दो कि दूर रहें। प्राणी फ्योरी से दहाड़ पड़ा। गहरी फटी हुई आवाज ने टूटी हुई इमारतों को हिला दिया और खंडहर से धूल उड़ा दी। उसके टेंटाक्ल ने यूनवू को हवा में फेंकने के प्रयास में हिंसक रूप से थपथपाया, लेकिन यूनवू नहीं गिरा। वह हवा में निलंबित रहा, मॉन्स्टर की मिसशेपन आंखों के ठीक सामने। उसकी आंखें इतनी इंटेंस लाल चमक रही थीं कि वे जलती हुई लग रही थीं। यूनवू मुस्कुराया। यह एक दोस्ताना मुस्कान नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। और फिर उसने एक पंच मारा। हवा एक तेज आवाज के साथ दो में विभाजित हो गई। प्रभाव प्राणी के चेहरे पर पूरी तरह से लगा और यह एक तेज चीख के साथ चिल्लाया, क्योंकि उसका विशाल शरीर पीछे फेंक दिया गया था, ब्लो की शक्ति से ट्विस्टेड हो गया था। राक्षस रिफ्ट में लुढ़कते हुए भारी भरकम गिरा। पोर्टल अनस्टेडी होकर झिलमिलाया। यूनवू ने रोशनी की किरण की ओर हाथ बढ़ाया, जो एक प्राणी की तरह तड़प रहा था जो मुक्त होने के लिए हताश था। यूनवू की इच्छा के तहत ये बंद होने लगा। रोशनी एक आखिरी बार धड़कने से पहले कांपी और फिर बाहर निकल गई। उस पर सब कुछ शांत हो गया। यूनवू धीरे धीरे नीचे उतरा और डिस्ट्रॉयड जमीन पर हल्के से उतरा। वह टूटी हुई सड़क के बीच में स्थिर रहा, एनवेलप्ड हो गया। अध्याय 23, आग और धूल के बीच। राइस किसी के रोकने से पहले ही बुरो से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, अराजकता ने उसे घेर लिया। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और वयस्क घबराहट में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कुछ विद्रोही आदेश चिल्ला रहे थे तो कुछ हथियार दे रहे थे या कमजोरों को आश्रयों तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। वह मदद करने के लिए वहां नहीं था। उसकी आंखें भीड़ में एक चेहरे की तलाश कर रही थीं, सिर्फ एक। यूनवू, राइस ने खुद से बुदबुदाया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसके पैर चलने लगे। जैसे ही डरी हुई भीड़ भागने लगी, उसने अकल्पनीय काम किया। वह अराजकता के केंद्र की ओर मुड़ गया। वह आगे बढ़ता रहा, हताश लोगों, मलबे और टूटी हुई कंक्रीट के बीच से रास्ता बनाता हुआ। सभी उम्र के लोग उसके पास से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पीले थे, धूल और डर से ढके हुए थे, और वे जीवित रहने की अपनी हताशा में एक दूसरे पर लड़खड़ा रहे थे। राइस एक एक करके उनसे बचता रहा, स्थिर और बिना रुके। सड़कों में ऐसी दरारें थीं जो पहले नहीं थीं, कुछ आग से भरी हुई थी तो कुछ से धुआं निकल रहा था। ऊपर आकाश बैंगनी रंग में मुड़ गया था, जैसे कि शहर को एक दुष्वप्न निकल रहा हो। हवा से धातु जैसी गंध आ रही थी। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली से आने वाली यांत्रिक गर्जना ने राइस के कानों को भेद दिया। अलार्म पहले से चेतावनी देने वाला संकेत नहीं था। यह खतरे के आने से पहले चेतावनी नहीं देता था। यह आयामों के बीच के पर्दे में उल्लंघन का पता तब तक नहीं लगा सकता था जब तक कि बहुत देर न हो जाए। मानव तकनीक मुश्किल से दबाव और ऊर्जा में बदलाव को दर्ज कर पाती थी जब दरार पहले ही खुल चुकी होती थी। जब राक्षस पहले ही आ चुका होता था। पहले जब एस्पर अभी भी मौजूद थे तो यह अलग था। एस्पर सबसे पहले गड़बड़ी को महसूस करते थे। मीलों दूर से भी वे हवा में विकृति, दुनिया की नींव में अदृश्य कंपन महसूस करते थे। वे टूटने का अनुमान लगाते थे और दरार के आकार लेने से पहले उसके सामने खड़े हो जाते थे। और कई बार वे इसे पूरी तरह से खुलने से पहले ही बंद कर देते थे।
घूमते हुए काले बादलों और धूल की मोटी परत के बीच राइस उस जीव को देख पाया। उसके टेंटिकल्स कागज की तरह इमारतों को तोड़ रहे थे। उसका एक अंग ज्यादा दूर नहीं गिरा, उसके प्रभाव से उसके पैरों के नीचे की नींव हिल गई। राइस लड़खड़ाया, अपना चेहरा धूल से ढका और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। राइस ने छत पर अपने कई साथी विद्रोहियों को देखा। वे सशस्त्र थे, गोलियां और तात्कालिक विस्फोटक दोनों चला रहे थे जो राक्षस के टेंटिकल्स पर फट रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि उनके पास एक मौका है जब एक विशाल अंग फट गया और जीव लड़खड़ा गया। जीव का खून ऊपर से मोटी काली बूंदों में गिरा, कंक्रीट पर छींटे पड़ गए, दीवारों को दाग दिया और जीवित और मृत दोनों को भिगो दिया। चिपे चिपे ऊतक के टुकड़े फुटपाथ पर फिसल गए और हर उस चीज से चिपक गए जिसे वे छूते थे। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं थी। वह यूनवू को अकेला नहीं छोड़ेगा। सावधानी से उसने एस्पर के ढीले शरीर को अपनी बाहों में समायोजित किया, यह महसूस करते हुए कि वह कितना हल्का था। उसके चेहरे पर, उसके गालों और बंद पलकों पर अभी भी खून के निशान थे। उसकी त्वचा जल रही थी, पसीने से नम था, बड़ी और धूल के कणों से गंदी थी जो अभी भी हवा में तैर रहे थे। राइस ने निगला, वह वहां नहीं रह सकता था। वह चलने लगा, मलबे और खामोशी के ढेर के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ। उसकी बाहें दुख रही थीं, लेकिन वह नहीं रुका। वह यूनवू को अपने सीने से सटाकर अपने शरीर से उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ा। बुरो तक वापस जाने का रास्ता कभी इतना लंबा नहीं लगा था। हर थोड़ी देर में वह आसपास देखता था, जले हुए मलबे के बीच दुश्मन की आकृतियों को देखने की उम्मीद करता था। ब्लैकवुड के सैनिक जल्द ही आ जाएंगे, ये स्वाभाविक था। एक दरार खुल गई थी और किसी चीज या किसी ने उसे बंद कर दिया था। शासन के सेंसर ने इसे उठा लिया होगा। यह मिनटों, शायद सेकंडों की बात थी। मैं इसे कैसे समझाऊंगा? जीव को किसी सेना ने नहीं, बल्कि एक अकेले लड़के ने पीछे धकेल दिया था जिसने अभी अभी राइस को होठों पर चूमा था और फिर उसकी बाहों में गिर गया था, जैसे कि ब्रह्मांड ने उसके अस्तित्व के लिए उससे शुल्क लिया हो। हवा और तेज चली, आकाश साफ होने लगा था, हालांकि यह साफ आकाश नहीं था। यह एक आपदा के बाद का आकाश था जिसमें भूरे बादल और तैरती हुई राख थी। बुरों के दरवाजे अभी भी दूर थे। राइस ने महसूस किया कि हर कदम के साथ वह न केवल विनाश के केंद्र से दूर जा रहा था, बल्कि एक और दरार के करीब आ रहा था। एक आंतरिक दरार वह अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि जब वह यूनवू को अपनी बाहों में लेकर चल रहा था तो उसने सोचा कि वह उसे दुनिया से कैसे बचाएगा और दुनिया को यूनवू से कैसे बचाएगा। दूर एक ड्रोन की सरसराहट ने हवा को काट दिया। राइस ने ऊपर देखा, सैनिक पहले ही आ रहे थे। अध्याय 24, अराजकता के बाद की शांति। मीटिंग रूम हमेशा से ज्यादा शांत था। हवा में न तो कोई फुसफुसाहट थी और न ही कोई कीच भरिया है। सिर्फ लटकती हुई बत्तियों की धीमी भिनभिनाहट उस चुप्पी को तोड़ रही थी। माइलो बिना किसी लाग लपेट के बोला, नुकसान और हानियों की लिस्ट गिनवा रहा था। मरे हुओं की संख्या, लापता लोग और धूल में तब्दील हो चुके घर। हर जानकारी एक गहरे कुएं की तह में एक पत्थर की तरह गिर रही थी, जहां गूंजने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चलिए, हम उन गिरे हुए लोगों के सम्मान में एक पल का मौन रखते हैं, माइलो ने आखिरकार कहा। सभी ने अपने सिर झुका लिए, थके हुए और तनाव में दिख रहे थे। उन्हें इस बात का दुख और गुस्सा था कि वे ज्यादा मदद नहीं कर पाए। राइस ने भी अपना सिर झुकाया, लेकिन उसका दिमाग वहां नहीं था। उसके दिमाग में राइस अभी भी तबाही के बीच खड़ा था। आसमान काला हो गया था और जमीन खून से ढकी हुई थी। उसने यूनवू को देखा, उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी, उस अजीब शरारती मुस्कान के साथ जो उस माहौल में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। राइस को अभी भी अपने होठों पर उन होठों का दबाव महसूस हो रहा था। अचानक की गर्मी, उस चुंबन की तीव्रता, जैसे कि वह एक ऐसा निशान छोड़ रहा हो जिसे मिटाना असंभव था। और फिर यूनवू का उसकी बाहों में गिरने का तरीका, जैसे कि उसका शरीर अब बेजान नहीं था। राइस ने उसे कसकर पकड़ रखा था, इस डर से कि वह टूट जाएगा। उसने महसूस किया था कि वह जल रहा है, जैसे कि उसकी त्वचा पूरी तरह से बुखार में तप रही हो। वह तस्वीर उसे परेशान कर रही थी। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता था तो उसकी पलकों के पीछे चिपकी रहती थी। अभी भी जब वह अपने चारों ओर उन लोगों से घिरा हुआ था जो पुनर्निर्माण, नुकसान और भविष्य की योजनाओं के बारे में बहस कर रहे थे, तो वह बस उसी अंधेरी कोठरी के बारे में सोच सकता था जहां यूनवू बेहोश सोया हुआ था। एक फुसफुसाहट ने उसे अपने ख्यालों से बाहर निकाला। तुम सुन नहीं रहे हो? कैलिन ने उसके बगल में बैठते हुए धीमी और नर्म आवाज में कहा। राइस ने बार बार पलकें झपकाईं, जैसे कि वह पानी से बाहर निकल रहा हो। उसकी आंखें कुछ देर के लिए माइलो पर टिकी, जो ढह चुके बिजली सिस्टम, खाने की राशनिंग और ज्यादा भीड़ वाले आश्रयों के बारे में बात करना जारी रखे हुए था। बस चले जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, कैलिन ने जोड़ा। राइस ने धीरे धीरे सिर हिलाया और धीरे से खड़ा हो गया। मीटिंग रूम से बाहर निकलते समय उसके कदम शांत थे। उसने किसी को अलविदा नहीं कहा और वह बिना पीछे मुड़े बुरों से निकल गया। बाहर शहर के बचे हुए अवशेष उसके सामने एक खुले हुए शव की तरह पड़े थे। ढही हुई इमारतों के अंदर से काला धुआं धीरे धीरे उठ रहा था और राख रुकी हुई हवा में गंदी बर्फ की तरह तैर रही थी। उसके बूटों के नीचे टूटे हुए कांच की किरकिराहट हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। उसने अपने चारों ओर की चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह बेपरवाह भी नहीं था। उसने दूरी से आती हुई सिसकियां सुनी, जैसे कि वे एक मोटी दीवार के पीछे से आ रही हों। औरतों का विलाप, उन लोगों की कर्कश चीखें जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। नंगे पैर बच्चे अपनी गंदी हाथों से मलबे में कुछ भी खोज रहे थे, कपड़ों का एक टुकड़ा या खाने का एक डिब्बा। उसने एक आदमी को कांपते हुए हाथों से एक लाश से जूते उतारते हुए देखा। एक औरत दूसरे लोगों के कपड़े एक बैग में ठूंस रही थी, यहाँ तक कि उसने बगल में पड़े बेजान चेहरे की तरफ देखा भी नहीं। शहर के अवशेषों के बीच जीने की आदत अपना रास्ता बना रही थी। राइस ऐसे चल रहा था जैसे उसके चारों ओर की दुनिया रुकी हुई हो। उसकी निगाहें खंडहरों से परे टिकी हुई थी, चीखों, लूटपाट और गंदगी से बेखबर। शहर के बाहरी इलाके में दो ढही हुई इमारतों के बीच एक मोटेल खड़ा था। अराजकता द्वारा अनदेखा किया गया एक जीवित व्यक्ति। उसकी दीवार पर पेंटो खड़ा हुआ था, ईंटें बाहर निकली हुई थी और पुरानी तख्तों से ढकी हुई टूटी हुई खिड़कियां थीं। एक तरफ का साइन बोर्ड लटका हुआ था और जब भी हवा चलती थी तो एक तेज चीख जैसी आवाज पैदा होती थी। राइस ने कुछ पल के लिए उसे देखा, हैरान था कि वह अभी भी खड़ा कैसे है। वह सिर झुकाए सामने के दरवाजे से अंदर चला गया। रिसेप्शन डेस्क पर एक बूढ़ी औरत खस्ताहाल काउंटर के पीछे बैठी बुनाई कर रही थी। उसकी उंगलियां हैरान करने वाली फुर्ती से चल रही थीं, जैसे कि उसने जिंदगी भर बस बुनाई ही की हो। उसने न तो देखा और न ही उसे कुछ कहा। राइस ने भी उसे अनदेखा कर दिया। वह जंग लगे एलिवेटर में चला गया। उसके पीछे बंद होने वाले दरवाजों की धातु की कराह एक विलाप की तरह सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद एलिवेटर एक तेज झटके के साथ रुक गया। दरवाजे अनिच्छा से खुले, जैसे कि उसे जाने नहीं देना चाहते हों।
राइस संकरे नम और अंधेरे गलियारे में बाहर निकला। नीची छत से सालों से जमा हुई नमी की खट्टी गंध आ रही थी। दीवारों पर जो वॉलपेपर बचा था वह उखड़ा हुआ था और उस पर गहरे दाग थे। हर कदम पर फर्श उसके वजन से चरमरा रहा था। राइस गलियारे के आखिरी दरवाजे के सामने रुका। यह उन कुछ दरवाजों में से एक था जिस पर अभी भी उसका जंग लगा नंबर था। उसका फ्रेम नमी से सूजा हुआ था और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी जिसमें पसीने और सस्ते कीटाणुनाशक की हल्की सी गंध भी मिली हुई थी। राइस ने दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों पर लगे पर्दे बंद थे जिससे केवल दरारों से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। और छत का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, हर थोड़ी देर में चरमराता था। जे बेड के पास एक कुर्सी पर बैठा था। उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसने अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाए हुई थी और अपने हाथों को आपस में मिला रखा था जैसे कि वह प्रार्थना कर रहा हो। राइस के अंदर आते ही उसने ऊपर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। यूनवू अभी भी पुराने बेड पर लेटा हुआ था। वह कई कंबलों से ढका हुआ था लेकिन उसकी त्वचा अभी भी पीली थी। वह भारी सांस ले रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और बुखार से गीले थे और उसका सोया हुआ चेहरा तनाव में लग रहा था। राइस चुपचाप उसके पास गया। उसकी निगाहें बेड पर लेटे हुए शरीर से हटी नहीं। वह कैसा है? राइस ने पूछा। कोई बदलाव नहीं, वह नहीं जागा है, जे ने जवाब दिया। राइस ने अपनी जेब से कुछ बिल निकाले और उसे दिए। जाओ और कुछ खाना ले आओ। कुछ भी। जे कुछ देर के लिए झिझका लेकिन उसने पैसे लिए और खड़ा हो गया। मैं कोशिश करूंगा। जब जे चला गया तो कमरे में फिर से चुप्पी छा गई। राइस धीरे धीरे बेड के पास गया। वह किनारे पर घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी निगाहें यूनवू के सोते हुए चेहरे पर टिकी हुई थीं। धीरे से उसने उसके माथे से बालों की एक गीली लट हटाई। उसे अभी भी बुखार था। राइस ने अपनी सांस रोकी। उसे कुछ पानी और एक कपड़ा ढूंढना था ताकि उसका तापमान कम कर सके। उसी पल यूनवू ने अपनी आंखें खोलीं। जिन आंखों ने राइस को देखा वे हमेशा की तरह नहीं थीं। लाल रंग अभी भी था, इतना गहरा कि एक सेकंड के लिए राइस को लगा कि वह वास्तविकता का एक विकृत रूप देख रहा है। उसके शरीर ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया की। वह अचानक तनाव में आ गया, पीछे हटने के लिए तैयार था। लेकिन फिर यूनवू की हथेली राइस की कलाई के चारों ओर बंद हो गई, गर्म और सुरक्षित। उसने धीरे से खींचा। राइस संकरे गद्दे पर गिर गया। तिरछे यूनवू का शरीर मुश्किल से उसे अलग कर रहा था। उनके साझा वजन से बेड चरमरा गया लेकिन उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। राइस ने यूनवू को देखा। अभी भी चौकस था लेकिन अब डरा हुआ नहीं था। तुम जल रहे हो, राइस ने फुसफुसाया यूनवू के गाल को छूते हुए। मैं इसे कम करने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। राइस मुश्किल से सीधा हुआ, खुद को ऊपर धकेलने के लिए गद्दे पर हाथ रखा लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता यूनवू ने उसे रोक दिया। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा, उसकी गर्दन के पीछे टिका और धीरे से उसे करीब खींचा। और फिर उसने उसे चूमा। ये पहले जैसा नहीं था। ये जल्दबाजी में या अराजक नहीं था। इस बार यह शांत और ज्यादा जानबूझकर किया गया था। होठों का एक लंबा स्पर्श, अंतरंग और सुरक्षित। राइस ने विरोध नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को यूनवू की गर्मी से दूर ले जाने दिया जिस तरह से उनके मुंह एक साथ फिट हुए थे। उसके शरीर ने ऐसे प्रतिक्रिया की जैसे कि वह उस स्पर्श का हमेशा से इंतजार कर रहा हो। उसकी उंगलियां उसकी कमीज का कपड़ा ढूंढने लगी। उसे कसकर पकड़ लिया। राइस को एक चुंबन से ज्यादा चाहिए था। वह इसे इतनी तीव्रता से चाहता था कि एक पल के लिए वह डर गया। लेकिन फिर उसे यूनवू की जलती हुई त्वचा और उस की सांसों में कमजोरी याद आई। कंबल के नीचे अभी भी तनाव में उसकी मांसपेशियों में कंपन था। एक कोशिश के साथ राइस थोड़ा पीछे हट गया। उसके होंठ अभी भी यूनवू के होंठों से रगड़ रहे थे। राइस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना माथा यूनवू के माथे पर टिका दिया। उसकी उंगलियां लगभग श्रद्धापूर्वक देखभाल के साथ सके गाल पर फिसल गईं। दवा, मुझे बस तुम चाहिए, यूनवू ने फुसफुसाया। राइस बिना हिले और सांस रोके खड़ा रहा। वे शब्द एक बिजली के झटके की तरह उसके अंदर से गुजर गए, सीधे उसके सीने के बीच में। मैं खुद को यूनवू को शरीर और आत्मा से दे सकता हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं यूनवू के साथ रहना चाहता हूँ। कर्तव्य से नहीं, डर से नहीं, जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह यूनवू को चाहता था। क्योंकि सालों में पहली बार राइस सच में छुआ जाना चाहता था, खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुद को देने के लिए। उसके हाथ अपनी कमीज के बटन खोलने लगे, हर हरकत धीमी और कांपती हुई थी। यह समय अलग है, यह मैग्नस के साथ की तरह नहीं है। और फिर भी वह अपने शरीर को कांपने और आंसुओं को अपनी आंखों को धुंधला करने से नहीं रोक सका। वह यूनवू से नहीं डरता था बल्कि अपनी त्वचा पर ब्लैकवुड की याद से डरता था। लेकिन फिर यूनवू ने उसे रोका और उसे ध्यान से देखा। लालसा से नहीं, शर्म से नहीं। उसने उसे एक शांत गंभीरता से देखा, जैसे कि वह राइस की त्वचा से परे देख सकता हो, जैसे कि वह महसूस कर सकता हो कि कुछ ठीक नहीं है। भूल जाओ, यूनवू ने कहा, कंबल को अपने ऊपर खींचते हुए उसे मुंह मोड़ लिया। राइस ने पलकें झपकाईं। अभी भी उसकी कमीज आधी खुली हुई थी। वह भ्रमित था। तुम ये बंधन चाहते हो, है ना? कोई तुरंत जवाब नहीं मिला। उन दोनों के बीच की चुप्पी पहली बार अजीब थी, स्नेह की कमी से नहीं बल्कि उन बातों के वजन से जो कहीं नहीं गई थी। राइस को डर था कि आगे क्या हो सकता है। उसका दिल गले में धड़कने लगा। अगर मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं तो नहीं, यूनवू ने जवाब दिया। राइस ने नीचे देखा। कमरे की हवा गाढ़ी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, लेकिन वह बस गद्दे के किनारे पर बैठा रहा। तुम मुझे मजबूर नहीं कर रहे हो, उसने आखिरकार कहा। मैं ये करना चाहता हूँ। और यह सच था, लेकिन ये भी सच था कि उसके एक हिस्से को एक सहज सिहरन महसूस हुई थी, कुछ ऐसा जिसे यूनवू ने उससे पहले ही नोटिस कर लिया था। यूनवू ने कंबल के ऊपर से उसे देखा। उसकी आंखें अब लाल नहीं चमक रही थीं। तो शायद मैं ही हूँ जो अभी तैयार नहीं है, अभी तक नहीं। राइस को दिल में एक दर्द महसूस हुआ, अस्वीकृति का नहीं बल्कि उदासी का, क्योंकि उसने यूनवू में बेचैनी को पहचान लिया था, किसी से चिपके रहने की वह हताश चाहता कि वह डूब न जाए। उसे बंधन की जरूरत थी और फिर भी उसने राइस के ठीक होने तक इंतजार करना पसंद किया। क्या ये सच में तुम हो, यूनवू? राइस के होंठों से सवाल निकल गया, इससे पहले कि वह अपने लहजे को माप पाता। वह जितना इरादा था उससे ज्यादा गंभीर लग रहा था। यूनवू को बुरा नहीं लगा। उसने न तो आंखें झुकाईं और न ही अपनी निगाहें बचाईं। उसने बस सिर हिलाया दृढ़ता से। यह अभी भी मैं ही हूँ। राइस उसके बगल में लेट गया। गद्दे उसके वजन से थोड़ा चरमरा गया। उसने छत की तरफ घूर कर देखा। मुझे माफ कर दो, उसने कुछ सेकंड के बाद बुदबुदाया। मैंने तुमसे जवाब देने का वादा किया था, डॉट डॉट, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया। मैंने तुम्हें इस सब में बस घसीट लिया, बिना ये जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ।
ठीक है, यूनवू ने अपनी खास शांति और कोमलता के साथ जवाब दिया। राइस मुस्कुराया, वह मुड़ा और यूनवू को पीछे से गले लगा लिया। यूनवू हिला नहीं, वह बस उसके खिलाफ सिमट गया और ज्यादा संपर्क की तलाश में वे ऐसे ही रहे, कमरे की चुप्पी में लिपटे हुए, पंखे की भिनभिनाहट और अपने दिलों की धड़कन सुनते रहे। राइस ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं, उसका शरीर थकान के आगे झुक गया और जैसे ही नींद उस पर हावी होने लगी, वह एक बात समझ गया। उसे यूनवू के सभी रूप पसंद थे। वह जो बिना पूछे उसे चूमता था जैसे कि दुनिया खत्म हो रही हो, और वह जो धीरे से बोलता था इस डर से कि उसके शब्द दुख पहुंचा सकते हैं। वह उसके हर पक्ष से प्यार करता था क्योंकि वे सब यूनवू का हिस्सा थे और वह उन्हें जाने नहीं देगा। अध्याय 25 सच्चाई के टुकड़े। दरवाजा एक हल्की चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। राइस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अभी भी नींद में होने के कारण उसने एक कोहनी के बल खुद को आंशिक रूप से ऊपर उठाया। उसकी तेज निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। यूनवू भी जाग गया। उसने धीरे धीरे पलकें झपकाईं, भ्रमित होकर। अभी भी राइस के शरीर की गर्मी और पंखे की सरसराहट में लिपटा हुआ था। उनके सामने कैलन की आकृति अंधेरे में दिखाई दी। उसके पीछे माइलो और गुन्नार थे। वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़े, अपनी आवाज उठाए बिना या रोशनी जलाए बिना दहलीज को पा रखिया। उन्हें देखकर राइस ने एक सांस छोड़ी जिसे उसे पता ही नहीं था कि उसने रोक रखी थी। कैलन ने शांति के संकेत में एक हाथ उठाया। माइलो उसके ठीक पीछे रुक गया। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखें राइस और यूनवू पर टिकी थीं, चुपचाप दृश्य का आकलन कर रही थीं। उसके बगल में गुन्नार की आंखें यूनवू पर टिकी थीं, उसे हैरानी और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ देख रहा था। माइलो ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम उससे बात करना चाहते हैं, उसने धीरे से यूनवू की ओर इशारा करते हुए कहा। अकेले? गुन्नार ने थोड़ा सिर हिलाया। राइस ने माथे पर बल डाला, जैसे कि उसके शरीर ने इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। फिर वह यूनवू बड़े की ओर मुड़ा और धीरे से उसकी बांह पर हाथ फेरा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? यूनवू ने शांति से उसे देखा। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी नींद में थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी थीं। मैं ठीक रहूंगा, सच में। राइस झिझका। उसकी आंखें माइलो से गुन्नार की ओर बढ़ीं, चुपचाप उनका आकलन किया। उनकी मुद्रा में कोई धमकी नहीं थी, उनके हावभाव में कोई तेजी नहीं थी, और फिर भी यूनवू को छोड़ने का विचार लगभग अकल्पनीय था। उसने अपने होंठ भींचे, निगला और यूनवू की बांह पर एक आखिरी स्पर्श के साथ खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, जैसे कि कोई अनिच्छा से अलविदा कह रहा हो, और दरवाजे की ओर चला गया। कैलन दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों ने दहलीज को पार किया और इसे पूरी तरह से बंद करने से पहले राइस ने दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़ दिया, जैसे कि वह एक दरार बनाए रखना चाहता था जिससे वह उसकी देखभाल करना जारी रख सके। यूनवू अभी भी गद्दे पर बैठा रहा, कंबल अभी भी उसके पैरों को ढके हुए था। कमरा मंद था, केवल बाहर की रोशनी की उन दरारों से रोशन हो रहा था जो पर्दे से छनकर आ रही थी। माइलो और गुन्नार तुरंत नहीं हिले। उन्होंने उसे देखा, संदेह से नहीं बल्कि सच्ची हैरानी से। वह दूसरों की तरह नहीं दिखता, गुन्नार ने बुदबुदाया। नहीं, दूसरे एस पर। उन्हें बस देखने से ही डर लगता था। ये बच्चा अलग है, गुन्नार ने पूरा किया। यूनवू ने नीचे देखा। उसके हाथ कंबल के किनारे से असहज रूप से खेल रहे थे। माइलो आगे बढ़ा, उसके स्तर तक नीचे बैठ गया। तुम अपने बारे में क्या जानते हो, यूनवू? इस सवाल ने यूनवू को चौंका दिया। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं, यह नहीं पता था कि क्या कहना है। कुछ नहीं, उसने स्वीकार किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं कौन था। माइलो और गुन्नार ने एक त्वरित नजर का आदान प्रदान किया। क्या तुम सच में नहीं जानते कि एस पर होने का क्या मतलब है? यूनवू ने सिर हिलाया। मैंने पहले कभी यह शब्द नहीं सुना, मुझे केवल गाइड्स के बारे में पता है। गुन्नार ने माथे पर बल डाला। तुम्हें गाइड्स के बारे में किसने बताया? कुछ समय पहले कुछ अजनबियों ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। एक आदमी ने मुझे बताया कि वे गाइड्स थे और खतरनाक थे। उसने कहा कि मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती बंधन बनाने की कोशिश की। माइलो धीरे धीरे सीधा बैठ गया। यूनवू ने ऊपर देखा लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें धुंधली हो गईं, एक याद में खो गई जिसे वह भूल जाना चाहता था। उसने फिर से अपने ऊपर परछाइयां देखी, उसे बाहों और पैरों से पकड़े हुए हाथ, उसे हिलने से रोकते हुए कई शरीरों का वजन, उसे अपने पीठ के खिलाफ फर्श की ठंड और उसके गले को बंद करती हुई घबराहट याद थी। एक सिहरन उसकी त्वचा से गुजर गई। मुझे ठीक से नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, उसने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक अंदाजा है। एक संक्षिप्त चुप्पी थी। माइलो ने एक हावभाव से उसे प्रोत्साहित किया। तुम क्या महसूस करते हो? यूनवू ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा, फिर शर्मिंदा होकर नीचे देखा। बंधन तब होता है जब मैं किसी के करीब रहना चाहता हूँ, उसने कबूल किया। सच में करीब, बिना कपड़ों के। दोनों पुरुषों ने उसे देखा। चुप्पी एक सेकंड के लिए ज्यादा खींच गई जितनी होनी चाहिए थी, जब तक कि गुन्नार जोर से हंसा। माइलो उसके थोड़ी देर बाद हंसा। यूनवू उनकी भावों पर हैरान होकर झपका, यह नहीं समझ पाया कि क्या उसने कुछ गलत कहा है। लगता है कि तुम पूरी तरह से अनजान नहीं हो, माइलो ने कहा, अभी भी मुस्कुरा रहा था। हाँ, वह बंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, गुन्नार ने अपनी गर्दन के पीछे खरोंचते हुए जोड़ा। यूनवू ने उन्हें देखा, भ्रमित होकर, यह नहीं जानते हुए कि हंसना चाहिए या और शर्मिंदा होना चाहिए। उसने उन समयों के बारे में सोचा जब वह और राइस चुप्पी में नहाए थे। भाप दीवारों को धुंधला कर रही थी और पानी उनके शरीरों के बीच बह रहा था। उसे मंद रोशनी में राइस का प्रोफाइल याद था, उसकी निशान वाली त्वचा और उसके आंदोलनों की शांत लय। यूनवू ने एक से ज्यादा बार उसे छूने की इच्छा महसूस की थी, अपनी उंगलियों को उसके कंधों, पीठ और छाती की रेखाओं पर चलाने की, लेकिन उसने हमेशा खुद को समय पर रोक लिया। उसके अंदर कुछ उसे कहता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कि यह सही समय नहीं था, कि शायद यह सही नहीं था। और फिर वह चुंबन था जो उसने दरार को बंद करने के बाद उसे दिया था। यूनवू ने पहले कभी किसी को नहीं चूमा था। वह नहीं जानता था कि यह कैसे करना है या क्या उसने इसे सही तरीके से किया था। बस ये था कि राइस को वहां देखकर, भारी सांस लेते हुए लेकिन जिंदा, उसके सीने में कुछ जल उठा और उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। यह एक जरूरत थी, जैसे कि उसके शरीर को वह पता था जिसे उसके बाकी हिस्से को अभी तक समझ में नहीं आया था। वह तब होश में आया जब उसने देखा कि माइलो और गुन्नार अभी भी हंस रहे थे, हालांकि अब ज्यादा सहमत थे। माइलो ने अपना गला साफ किया और एक ज्यादा गंभीर लहजा अपनाया। सुनो यूनवू, तुम एक एस्पर हो, तुम्हारे शरीर और दिमाग में ऊर्जा को प्रसारित करने की क्षमता है। वह ऊर्जा जो इस दुनिया की नहीं है, जो दरारों से आती है। उसने एक पल के लिए रुककर यूनवू को इसे समझने के लिए जगह दी। वह ऊर्जा, माइलो ने जारी रखा, वह है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से ज्यादा मजबूत बनाती है।
ज्यादा सहनशील, यही कारण है कि तुम्हारा शरीर ज्यादा सहन करता है, ज्यादा तेजी से अनुकूलित होता है, और यही कारण है कि तुम ऐसी चीजें महसूस करते हो जो दूसरे नहीं करते, शारीरिक, मानसिक, यहाँ तक कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जिन्हें तुम हमेशा नियंत्रित नहीं कर पाओगे। गुन्नार ने अपनी बाहें मोड़ी और एक गहरी लेकिन धैर्यपूर्ण आवाज में बोला, दरारें हमारी दुनिया और कुछ और के बीच दरारें हैं, कुछ ऐसा जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते, लेकिन वह वहाँ है, घा लगाए हुए है। आज तुमने जिस जीव को देखा वह उनमें से एक से निकला था। उसकी आंखें यूं पर टिकी थीं, जैसे कि हर प्रतिक्रिया का आकलन कर रही हूँ। तुम उससे जुड़े हुए हो, पसंद से नहीं बल्कि स्वभाव से। जब भी कुछ पास आता है तो तुम इसे अपनी त्वचा में, अपनी छाती में महसूस करते हो, एक गूंज की तरह। लेकिन वह लिंग भी एक खतरा है, इसीलिए गाइड्स मौजूद हैं। माइलो ने सिर हिलाया। गाइड्स ऐसे लोग हैं जो उस ऊर्जा को स्थिर कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। एक गाइड के बिना ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर एक ऐसा बांध है जो फटने वाला है। देर सबेर दबाव बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, और यह हिंसक रूप से ऐसा करता है। गुन्नार आगे झुका। एक गाइड के साथ बंधन सिर्फ कोई भी रिश्ता नहीं है, ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक है। एक ऐसा शक्तिशाली संबंध जो अगर ठीक से नहीं बनता तो दोनों को बाधित कर सकता है। यूनवू ने चुपचाप जानकारी को अवशोषित किया, अपनी आंखें दोनों पुरुषों से हटाए बिना। क्या इसका मतलब है कि मैं खतरनाक हूँ? दोनों पुरुष चुप रहे। गुन्नार पहला था जिसने बोला, हाँ तुम हो। माइलो ने सिर हिलाया, खासकर अब जब कोई नहीं है जो उस शक्ति को नियंत्रित कर सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक खतरा हो, बस यह है कि तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे देखभाल की जरूरत है, और किसी ऐसे व्यक्ति की जो उससे डरता ना हो। यूनवू ने नीचे देखा, उसकी उंगलियां कंबल के हेम के साथ खेल रही थीं। चुप्पी एक पल के लिए खिंच गई, इससे पहले कि उसने फिर से ऊपर देखा। उसकी बाहें सच्ची शंका की अभिव्यक्ति में सिकुड़ी हुई थीं। अगर मैं किसी के साथ बंधन बनाता हूँ, उसने धीरे से पूछा, क्या वह व्यक्ति खतरे में होगा? हाँ। माइलो गद्दे पर बैठ गया, उसके सामने। जो जीव दरारों को पार करते हैं वे बंधन को महसूस कर सकते हैं। अगर वे तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं तो वे पहले तुम्हारे गाइड पर हमला करेंगे। ये तुम्हें कमजोर करने का उनका तरीका है। यूनवू ने निगला, उसकी आंखें एक नए डर की परछाई से काली हो गईं। लेकिन चिंता मत करो, माइलो ने अपनी आवाज को नरम करते हुए जोड़ा। तुम्हारी ताक भी उनकी होगी। तुम्हारे साथ बंधन बनाकर तुम्हारा गाइड तुम्हारी ताक का हिस्सा साझा करेगा। शायद तुम्हारी जितनी नहीं, लेकिन खुद की रक्षा करने के लिए काफी। ज्यादा सहनशक्ति, ज्यादा फुर्ती, एक तरह की प्राकृतिक तालमेल। जब तक उनका रिश्ता अच्छा है। गुन्नार ने अपने कोने से सिर हिलाया, अपनी बाहें मोड़ी। जब तक वे एक दूसरे को समझते हैं और संतुलित करते हैं, वे ठीक रहेंगे। यही वह है जो एक बंधन को काम करता है, संबंध, शक्ति नहीं। यूनवू ने चुपचाप उनकी बात सुनी, बिना हिले, जैसे कि शब्द उसके अंदर कुछ को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर रहे थे। अध्याय 26, तुम्हें फैसला लेना है, इसीलिए तो हम यहाँ हैं, उसने कहा, तुम्हें गठबंधन की पेशकश करने के लिए। गठबंधन? यूनवू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? गुन्नार ने एक छोटी सी सांस छोड़ी और थोड़ा और करीब आ गया। विद्रोहियों के बीच कुछ गाइड्स हैं, अगर तुम उनमें से किसी एक को चुनते हो तो तुम उसके साथ बॉन्ड बना सकते हो। यूनवू राइस के साथ बॉन्ड बनाना चाहता था। वह ये बात तब से जानता था जब उसे बॉन्डिंग का मतलब भी नहीं पता था, जब किसी ने उसे एस्पस या रिफ के बारे में नहीं बताया था। वह ये तब जानता था जब उसने पहली बार उसे छुआ था, जब वह उसके बगल में सुरक्षित महसूस करता था, जब उसका शरीर उसे तलाशने लगा था। लेकिन इस विचार के साथ ही कुछ पल पहले की एक साफ याद भी आई। राइस उसकी शर्ट के किनारे को पकड़े हुए, जैसे वह उसे उतारने वाला हो। उसकी नजरें अनिश्चित थीं। यूनवू से नहीं बल्कि खुद से डर रहा था। उस नजदीकी का क्या मतलब था इस बात से? और फिर उसके चेहरे पर घबराहट। यूनवू ने नीचे देखा। वह राइस को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था जिससे उसे डर या दर्द हो। और पहली बार उसने सोचा कि क्या राइस को किसी ने चोट पहुंचाई थी? क्या किसी ने उसके शरीर का उसकी सहमति के बिना इस्तेमाल किया था, जैसे वह सिर्फ एक चीज हो? यूनवू ने घोंट लिया, यह नहीं जानते हुए कि उन्हें बताना सही रहेगा कि वह राइस के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। क्या होगा अगर वे उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करें? मिलो ने बात आगे बढ़ाई। हम जानते हैं कि यह जल्दबाजी है और तुम अभी अभी यह समझना शुरू कर रहे हो कि तुम क्या हो, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तुम किसी खतरनाक चीज से जुड़े हो और तुम इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम एक टाइम बम हो यूनवू। हम तुम्हें बस एक घर और तुम्हारा साथ देने वाला कोई दे रहे हैं। इसके बदले में हम तुमसे कुछ उतना ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं। क्या चीज? यूनवू ने पूछा। इस युद्ध में तुम्हारी मदद, मिलो ने कहा। ब्लैकवुड के खिलाफ। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह और भी भारी था। यूनवू ने नीचे देखा। जो कुछ उसने अभी सुना था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। एक युद्ध, वह इस शब्द का मतलब जानता था। सैद्धांतिक रूप से उसने उन किताबों में पढ़ा था जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। पुरानी कहानियां जिनमें तलवारों या बंदूकों वाले सैनिकों के चित्र थे, ऐसी कहानियां जहां अच्छाई और बुराई मिट्टी और खून से सने युद्ध के मैदानों पर टकराती थीं। लेकिन उसने इसे कभी अनुभव नहीं किया था। उसने कभी असली चीखें नहीं सुनी थीं। उसने कभी किसी विस्फोट से अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलते हुए महसूस नहीं किया था। उसने कभी किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा था, जब तक उसने उस प्राणी को रिफ्ट से निकलते हुए नहीं देखा। वह याद अभी भी उसकी त्वचा पर छपी हुई थी। आकाश को चीरती हुई रोशनी, हवा को फाड़ती हुई गर्जना, चकती हुई डामर की कंपन, उस चमक से बाहर निकलते हुए विशाल टेंटिकल्स, लकवाग्रस्त करने वाला डर, वह अराजकता जो हर चीज को अपनी चपेट में ले रही थी, जैसे एक आग जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। वह बहुत कुछ युद्ध जैसा महसूस हुआ, खूनी, क्रूर, अविचल, और भले ही वह सिर्फ कुछ मिनटों तक चला था, लेकिन यह उसे यह बताने के लिए काफी था कि युद्ध कहानियों जैसा नहीं होता। उसमें कोई गौरव नहीं होता, बस हानि होती है। वह फिर से ऐसा नहीं देखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके चारों ओर सब कुछ टूट जाए, लोग बेतहाशा भागे, अराजकता एक शारीरिक रूप ले ले। लेकिन वह आपदा से पहले जो कुछ देखा था उसे भी भूल नहीं सकता था। शहर पहले से ही टूटा हुआ था। उसे वे गलियां याद थी जिनसे वह गुजरा था। धूल में खेलते नंगे पैर बच्चे जिनकी पसलियां उनकी त्वचा से बाहर झांक रही थीं। जंग लगे बैरलों पर भाप देती हुई देख, जले हुए खाने की चिकनाई कालिक के साथ मिल रही थी। फटे पुराने कपड़ों की कई परतों में लिपटे लोग, गंदगी उनकी त्वचा की एक और परत की तरह उनसे चिपकी हुई थी जिसे वे हटा नहीं सकते थे। खुशी नहीं थी, बस भूख थी, केवल वीरानापन था। और तभी उसे एहसास हुआ कि यह तबाही उस प्राणी के साथ शुरू नहीं हुई थी,
ये बहुत पहले ही ब्लैकवुड के साथ शुरू हो गई थी। उसने अपने अंदर कुछ जलता हुआ महसूस किया, एक चिंगारी जो गुस्सा नहीं थी बल्कि एक तरह की ताकत थी, एक सहज ज्ञान, रक्ष, आकरने की इच्छा, कुछ करने की, उस दुनिया को रोकने की जहां बच्चे सड़े हुए कंक्रीट पर अपने पैर रखकर बड़े होते थे और माएं चुराई हुई आग पर खाना बनाती थी कि यह एकमात्र विकल्प न हो। लेकिन उस भावना के साथ डर भी आया। क्या होगा अगर उसने इसे सही नहीं किया? क्या होगा अगर उसकी शक्ति बचाने के बजाय और भी अधिक नष्ट कर दे? वह कोई सैनिक नहीं था, वह कोई हीरो नहीं था, वह बस कोई था जो अभी अभी यह समझना शुरू कर रहा था कि वह कौन था। राइस ने क्या कहा? यूनवू ने बुदबुदाया। गुन्नार ने जवाब देने से पहले अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसने हमें बताया कि तुम शांतिपूर्ण हो, कि तुम्हें टकराव पसंद नहीं है, कि तुम नुकसान पहुंचाने के बजाय ठीक करना पसंद करते हो, और ये ... कोई कमी नहीं है यूनवू, लेकिन उसने हमें यह भी कहा कि तुम्हें सच बताएं। वह रुका, यूनवू की आंखों में खोजता हुआ। सिर्फ तुम ही इस युद्ध को खत्म कर सकते हो। यूनवू ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। आप किसी और एस्पर से क्यों नहीं पूछते? उद्धरण चिन्ह। मिलो और गुन्नार ने एक दूसरे को देखा। मिलो ने ही जवाब दिया एक धीमी आवाज में, क्योंकि कोई और नहीं है। यूनवू की पूरी दुनिया दहने लगी। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसका गला एक ऐसी गांठ से कस गया जिसे वह पहचान नहीं पाया। उसने कई बार पलकें झपकाईं, अपनी छाती में एक असहज दबाव की शुरुआत महसूस करते हुए। और मेरे माता पिता? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मिलो ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। ये सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक संभावना है कि जिन लोगों को तुम अपने माता पिता समझते थे वे शायद नहीं थे। वे एक सरोगेट परिवार हो सकते हैं। हमें यकीन नहीं है, उसने जल्दी से जोड़ा। ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन हम तुम्हें ये बता सकते हैं यूनवू कि तुम आखिरी एस्पर हो। कमरा सिकुड़ता हुआ लग रहा था। गद्दे के किनारे पंखे की फुसफुसाहट, ब्लाइंड से छनकर आती हुई हल्की रोशनी, सब कुछ दूर होता जा रहा था। यूनवू ने महसूस किया कि वह हाँफ रहा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी उंगलियां कंबल में कसी हुई थीं। मिलो के शब्द उसके सिर में घूम रहे थे। आखिरी एक टाइम बम, कोई और नहीं। उसने अपने मुंह पर एक हाथ रखा, जैसे कि वह अपने अंदर बन रहे दबाव को रोक सके। उसने उन दो धुंधली आकृतियों के बारे में सोचा जिन्हें वह अपने माता पिता कहता था। उसे घर के बेसमेंट में गुजरे धुंधले दिन याद आए, कीटाणुनाशक की गंध, जब वे कमरे में आते थे तो सन्नाटा, जिस तरह उसकी माँ उसे धीरे से पास से गुजरते हुए एक तरफ धकेल देती थी, जिस तरह उसके पिता उसे ऐसे देखते थे जैसे वे नहीं जानते कि उसके साथ क्या करना है। कभी कोई चीख या मारपीट नहीं हुई, बस दूरी थी, एक देखभाल जो स्नेह से नहीं बल्कि कर्तव्य से पैदा हुई थी। सब कुछ के बावजूद यूनवू अपने माता पिता से प्यार करता था। वह यह मानना चाहता था कि गहराई में वे भी उससे प्यार करते थे, कि उन्होंने वह किया जो वे कर सकते थे, कि वे सका परिवार थे। और अब मिलो कह रहा था कि शायद वे नहीं थे, कि शायद वे सिर्फ उसकी देखभाल कर रहे थे क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, कि वे सिर्फ एक पुल थे जहां से वह आया था और जहां वह खत्म हुआ था। यह विचार उसके लिए असहनीय था, क्योंकि अगर वे उसके माता पिता नहीं थे तो कौन थे? वे कहाँ थे? क्या उन्होंने उसे छोड़ दिया था, या वे मर गए थे? यह विचार उसकी छाती को छेद गया। रिफ्ट के डर से, युद्ध के बोझ से, उस कमरे में बोले गए किसी भी शब्द से ज्यादा ये कहीं से संबंधित न होने का विचार था। तभी दरवाजा खुला। राइस तेजी से आया, 2 कदमों में चलकर उसके पास घुटनों के बल बैठा और दोनों हाथों से उसके चेहरे को अपने हाथ में ले लिया। शांत हो जाओ, राइस ने फुसफुसाया। मैं यहाँ हूँ। यूनवू उसकी छाती से लग गया, उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। राइस ने उसे एक मजबूत गले में भर लिया, उसे उन शब्दों से बचाते हुए। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस यूनवू को पकड़ रखा। फिर राइस ने मिलो और गुन्नार की तरफ देखा। क्या उसे ये सब बताना जरूरी था? उसने कटाक्ष किया। क्या तुम्हें सच में लगा कि यह सही समय था? तुम उसे यहाँ लाए थे ताकि हम उसे जवाब दे सकें, राइस? मिलो ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसका चेहरा शांत रहा, हालांकि उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। और हमने वही किया, राइस ने अपने दांत पीसे। इस तरह नहीं। फिर गुन्नार ने हस्तक्षेप किया। ये और भी बुरा होता अगर हम उससे ये छिपाते और उसे खुद पता चलता, या इससे भी बुरा अगर उसे किसी और से पता चलता। क्या होता अगर वह सोचता कि हमने उससे झूठ बोला, कि हमने उसके साथ हेरफेर किया? कम से कम अब वह जानता है कि हम उसके साथ खेल नहीं रहे थे। राइस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने नीचे देखा, जहां यूनवू अभी भी उसकी छाती के पास जोर से सांस ले रहा था। उसने उसके बालों को धीरे से सहलाया, जैसे कोई घायल जानवर को शांत कर रहा हो। तुम मुझे पहले बता सकते थे, राइस ने बुदबुदाया। मैं उसे समझाने का कोई तरीका ढूंढ लेता। हमें जाना चाहिए। मिलो दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ा। गुन्नार ने सिर हिलाया और उसके पीछे चला गया, लेकिन दरवाजे की दहलीज पार करने से पहले वह आखिरी बार यूनवू की तरफ मुड़ा। बस एक और बात, उसने कहा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस तरफ रहना चाहते हो, यूनवू। यूनवू ने राइस की छाती से थोड़ा सिर उठाया। क्या तुम अपना बाकी जीवन हर बार जब एक रिफ्ट खुले तब छिपकर बिताना चाहते हो? हर बार जब ब्लैकवुड के सैनिक सड़कों पर जाएं? गुन्नार ने जारी रखा। बस एक और नागरिक बनकर, किसी और के करने का इंतजार करते हुए जो तुम कर सकते हो? या तुम दुनिया को बदलना चाहते हो? राइस ने स्पष्ट चिड़चिड़ाहट में गुन्नार को घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने होंठ सिकुड़े और यूनवू को थोड़ा और करीब कर बड़ी ये चल लिया। यूनवू ने शब्दों में जवाब नहीं दिया, उसने बस सिर हिलाया। मिलो ने चुपचाप इस बातचीत को देखा, फिर जाने से पहले अपना हाथ दरवाजे के फ्रेम पर रखा। इसके बारे में सोचो, मिलो ने धीरे से कहा। हम अभी जवाब नहीं मांग रहे हैं, बस तुम इसके बारे में सोचो। और इसके साथ वे दूर चले गए, पीछे कुछ ऐसा छोड़ गए जो अभी अभी शुरू हो रहा था। राइस ने उसे कसकर पकड़ रखा। यूनवू ने अपनी आंखें फर्श पर टिकाई रखी, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। अध्याय 27 पहचाना गया। सुबह होने पर राइस, कैलन, जे और यूनवू ने विद्रोहियों से विदाई ली, संक्षिप्त लेकिन सच्ची, गले लगकर। यूनवू बड़े को गुन्नार से एक शांत हैंडशेक मिला और मिलो ने उसे एक चेतावनी दी। सावधान रहना, हर कोई तुम्हारे साथ एक सहयोगी की तरह व्यवहार नहीं करेगा। अपनी तुरंत वापसी को सही ठहराने के लिए कैलन ने एक बहाना बनाया। उन्होंने कांच के घर में कुछ महत्वपूर्ण सामान छोड़ दिया था, साथ ही कुछ ऐसी सामग्री भी जो पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। मिलो ने बिना ज्यादा सवाल पूछे उन्हें जाने दिया, शायद इसलिए कि उसे लगा कि वे कुछ छिपा रहे थे, या शायद इसलिए कि वह जानता था कि यूनवू का शहर में रहना खतरनाक था। जो वे मिलो को नहीं बता सकते थे, कम से कम अभी के लिए, वह ये था कि उनके पास न केवल एक एस्पर छिपा हुआ था,
कि रोंग ये भी था जो शासन के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक का नाजायज बेटा था। उन्हें यूनवू के बारे में बताना काफी मुश्किल था। रोंग ये जोखिम का एक बिल्कुल नया स्तर था और कैलिन और राइस दोनों को अभी भी नहीं पता था कि इस बात को कैसे पेश किया जाए। तबाह हुई सड़कों से गुजरते हुए ट्रक ने जोर से आवाज की। मुख्य रास्तों का ज्यादातर हिस्सा गायब हो चुका था। वे अब मलबे और गड्ढों की पट्टियां थीं। उन्हें संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ा, ढह चुकी इमारतों के चारों ओर घूमना पड़ा, तख्तों से बने अस्थायी पुलों को पार करना पड़ा और कभी कभी सड़क से कंक्रीट के टुकड़े हटाने पड़े। नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी फिर से स्टीयरिंग के पीछे आ जाऊंगा, कैलिन ने कहा, एक बच्चे से टकराने से बचने के लिए अपने दांत पीसते हुए जो कहीं से भी अचानक सामने आ गया था। सावधान रहो, मैं जानता हूं कि तुम जल्द से जल्द वापस पहुंचना चाहते हो, लेकिन अपनी नजरें सड़क पर रखो, राइस ने यात्री सीट से जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन रोंग ये हमारा इंतजार कर रहा है। एसयूवी के पीछे यूनवू जे के कंधे पर सिर रखकर ऊँग रहा था। जे उसे चुपचाप देख रहा था, एक सुरक्षात्मक भाव के साथ उसके बालों को सहला रहा था। राइस ये सुनिश्चित करने के लिए रियरव्यू मिरर में देखता रहा कि वे ठीक हैं। रुको, राइस ने अचानक कहा। ट्रक झटके से रुक गया। उनके सामने रास्ते के अंत में सैनिकों की एक पंक्ति तैनात थी, शायद एक दर्जन या उससे ज्यादा। वे सिर से पांव तक हथियारबंद थे, राइफलें उनके कंधों पर लटकी हुई थी। उनकी तेज नजरें हर कोने को स्कैन कर रही थीं। कुछ लोग हाथ में पकड़े हुए डिवाइस से इमारतों का और स्कैन कर रहे थे, अन्य लोग आधे टूटे हुए दरवाजों को खोल रहे थे। उनके बीच कई बख्तरबंद गाड़ियां बाहर निकलने के रास्ते को रोक रही थीं, एक ऐसी दीवार बना रही थी जिसे पार करना असंभव था। यह एक साधारण गश्त नहीं थी, यह एक पूर्ण पैमाने का तलाशी अभियान था। शिट, जे ने बुदबुदाया, सहज रूप से अपनी गन बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या हम वापस जाएं? कैलिन ने पूछा। राइस ने सिर हिलाया, अभी भी सीधे आगे देख रहा था। समय नहीं है, अगर हम अभी वापस मुड़ते हैं तो हमें संदेह होगा, तो हम बस आगे बढ़ते हैं, जे ने फुसफुसाया। कैलिन ने राइस के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। यह विचार गलत नहीं था। वे एक सैन्य पिकअप ट्रक चला रहे थे। वे धूल और राख में ढके हुए थे, जैसे कोई भी दूसरा दस्ता जो एक रिफ्ट से बच गया हो। उनकी गंदी खिड़कियों और आधे मिटे हुए लाइसेंस प्लेटों के साथ वे ठीक ऐसे ही दिखते थे जैसा सैनिकों को देखने की उम्मीद थी। उनके पास नकली आईडी भी थी, सिर्फ यूनवू के पास आईडी नहीं थी। चलो, राइस ने कहा। वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। सैनिकों के जूते सड़क पर थप थप कर रहे थे। हवा में चीखें उठ रही थीं, तेज आदेश, उस इमारत की तलाशी लो, इलाके को खाली करो, जल्दी करो। सैनिक बहुत व्यस्त थे, वे चिल्ला रहे थे, नागरिकों को दीवारों के खिलाफ धकेल रहे थे, ताले तोड़ रहे थे और दरवाजों को लात मार रहे थे। कुछ ने तो ट्रक के पास से गुजरने पर ऊपर भी नहीं देखा। दूसरों ने उन्हें देखा, लेकिन शायद सोचा कि वे अतिरिक्त सैनिक थे। जब वे अंतिम चौकी पर पहुंचे तो रेत के थैलों की एक कतार ने सड़क को दो हिस्सों में बांध दिया था। दोनों तरफ अस्थायी टावर खड़े थे, जो तख्तों, सैन्य तिरपालों और चश्मे पहने हुए सेंतरियों से बने थे। दो सैनिक बीच में खड़े थे, हर सैन्य वाहन को रोक रहे थे जो पास से गुजरता था। कैलिन ने और भी धीरे कर दिया, इंजन गर्जना कर रहा था जैसे वह भी घबराया हुआ हो। यह मुझ पर छोड़ दो, कैलिन ने कहा, खिड़की नीचे करते हुए। जो सैनिक ट्रक के पास आया, वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अकादमी से स्नातक किया हो। उसका चेहरा अनुभवहीन था, उसने उनकी आंखों में नहीं देखा। उसने बस अधिकारपूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। आईडी, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज़ उदासीन थी, जैसे कि वह पहले ही इस शिफ्ट को कवर करते करते ऊब चुका हो। कैलिन ने नकली आईडी देते हुए एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। उन्होंने हमें बिना चेतावनी के भेजा। क्या तुम्हें पता है कि उत्तरी क्षेत्र अभी भी खाली है? क्योंकि चुप रहो, सैनिक ने बिना देखे उसे बीच में ही रोक दिया। सैनिक ने आईडी ली और उन्हें एक हाथ में पकड़े हुए स्कैनर से गुजारा। एक नीली बत्ती चमकी। सिस्टम को कुछ सेकंड लगे, राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा, लेकिन आखिरकार रीड ने एक छोटी सी बीप की आवाज निकाली और सैनिक ने सिर हिलाया। सब ठीक है, तुम आगे बढ़ सकते हो। उसने कैलिन को उसके पहचान पत्र वापस देने के लिए हाथ बढ़ाया। राइस ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। कैलिन का पैर पहले से ही गैस पर था, जितनी जल्दी हो सके दूर जाने के लिए तैयार था। तभी उसके पीछे से एक और आवाज उठी। शिफ्ट बदल रही है, किसी ने चौकी की तरफ चलते हुए घोषणा की। राइस ने उस आवाज को पूरी तरह से देखने से पहले ही पहचान लिया था। आथा, ब्लैकवुड के वफादार कुत्तों में से एक। राइस और कैलिन का बैरकों से पूर्व साथी, महत्वाकांक्षी, क्रूर और हमेशा एक पदोन्नति कमाने के अवसर की तलाश में रहता था। सैनिक मुड़ा, अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए राहत महसूस कर रहा था। मैंने पहले ही तुम्हारे पहचान पत्र की जांच कर ली है, सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं एक बार फिर से देखूंगा, बस एहतियात के तौर पर, आथा ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। वह ट्रक की खिड़की की तरफ झुका। उसकी आंखें किसी भी जाल को पकड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन जैसे ही उसने अंदर के चेहरों को देखा, वह जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह नहीं हो सकता। और फिर उसकी अभिव्यक्ति जीत में बदल गई। ये वे हैं, उसने चिल्लाया, एक तेज हलचल के साथ अपना हथियार निकाल लिया। ये भगोड़े हैं, शासन के गद्दार। कैलिन, तेज करो, राइस ने चिल्लाया। ट्रक दहाड़ा जैसे कैलिन ने गैस पर पैर रखा, एक उन्मत्त घोड़े की तरह आगे उछला। रेत के थैलों की पहली दीवार धूल के बादल में फट गई। सैनिकों में से एक हैरान होकर एक तरफ गिर गया। बख्तरबंद गाड़ियां अपनी बत्तियां चालू करते ही अलार्म बजने लगे। एसयूवी के पीछे गोलियां एक तूफान की तरह बरसने लगीं। खिड़कियां टूट गईं। यूनवू और जे ने सहज रूप से नीचे झुके जैसे कांच वाहन के अंदर बिखर गया। राइस ने खुली खिड़की से गोली चलाई, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर मजबूती से थीं। झटके से उसकी आह हिल गई, लेकिन वह चूका नहीं। वे हमारा पीछा कर रहे हैं, जे ने चिल्लाया, यूनवू को गले लगाते हुए। मुझे पता है, कैलिन ने जवाब दिया, एक अस्थायी बैरिकेड से बचने के लिए तेजी से स्टीयरिंग घुमाते हुए। ट्रक फिसल गया, फुटपाथ पर चढ़ा और पूरी गति से आगे बढ़ता रहा। राइस ने पीछा करने वालों में से एक के टायरों पर गोली चलाई। वह बस चूक गया। शहर की सड़कें टूटी हुई और खतरनाक उसका फायदा बन गईं। कैलिन उन्हें अच्छी तरह जानता था। उसने ऐसी गलियों से गुजरा जो वाहन से बमुश्किल चौड़ी थी, ढह चुकी मेहराबों के नीचे से पार हुआ और एक कंक्रीट के टीले के ऊपर से छलांग लगाई जो भी एक गोल चक्कर था। कैलिन एक ढह चुके पार्किंग स्थल में मुड़ा, टूटे हुए रैंप पर चढ़ा और दूसरी तरफ एक अस्थायी निकास मिला। इस पैंतेबाजी की बदौलत वे अपने पीछा करने वालों को खोने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने उस क्षेत्र को पीछे छोड़ा और परिदृश्य पेड़ों और प्रकृति से भरने लगा, ट्रक रुक गया। कैलिन ने स्टीयरिंग छोड़ दिया और पसीना बहाते हुए पिछली सीट से लगकर बैठ गया। सब ठीक है? उसने हाँफते हुए पूछा। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ, जे ने बुदबुदाया। उसके हाथ कांप रहे थे।
यूनवू ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसके होंठ फीके पड़ गए थे, लेकिन वह अभी भी सही सलामत था। राइस ने धीरे धीरे अपना हथियार नीचे किया। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। दूर कोई रोशनी नहीं थी, नहीं पास आते हुए इंजनों की आवाज। हमें एक और आश्रय खोजना होगा, उसने कहा। बाकी लोगों ने उसकी तरफ देखा। शांत। आथ ने हमें पहचान लिया। ब्लैकवुड को पता चलने में बस समय की बात है। घंटों, शायद उससे भी कम। कैलन ने निराशा में स्टीयरिंग पर मुट्ठी मारी। वह था जिसने कांच का घर पाया था, जिसने उसे रहने लायक बनाने के लिए साफ और मरम्मत किया था। उसने उसमें महीनों का काम लगाया था, बस उसे पीछे छोड़ने के लिए। राइस उसकी निराशा को समझता था। तो अब क्या, हम कहाँ जाते हैं? जे ने पूछा। राइस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सिर को सीट से लगा दिया। गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फेफड़ों में हवा उसे शांत नहीं कर रही थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था, किसी चोट से नहीं, बल्कि टूटने की कोशिश न करने के आतार प्रयास से, सही फैसले लेने से। वे शहर वापस नहीं जा सकते थे। अगर वे ऐसा करते तो वे विद्रोहियों को खतरे में डाल देते। मिलो, गुन्नार, खरगोश की मान की सुरंगों में छिपे परिवार, विद्रोह का दिल। पास के किसी गांव में जाना भी कोई विकल्प नहीं था। अगर वे वहां पाए जाते तो कस्बे के लोगों को परिणाम भुगतने पड़ते, और राइस और लाशें नहीं लेना चाहता था। केवल एक जगह बची थी, गहरे जंगल का एक कोना जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। एक ऐसा कस्बा जिसका कोई आधिकारिक नाम नहीं था, जिसकी स्थापना एक चुड़ैल ने की थी, या कम से कम यही वे लोग कहते थे जो उस इलाके का नेतृत्व करने वाली महिला को कहते थे। यह एक ऐसी जगह नहीं थी जहां उनका खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। कोई भी यह जानकर खुश नहीं होगा कि वह वहां न केवल एक अस्थिर एस्पर को लाया था, बल्कि रॉन्गे को भी लाया था। लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। राइस ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने सबसे पहले कैलन की तरफ देखा, जो एक शांत सवाल के साथ उसे देख रहा था। फिर उसने रियरव्यू मिरर में देखा। उसने जे को देखा, जो अभी भी तेजी से सांस ले रहा था। और यूनवू, पीछे लेटा हुआ, उसका चेहरा पसीने में नहाया हुआ था, उसके गालों पर रंग मुश्किल से वापस आ रहा था। हम चुड़ैल के ठिकाने पर जा रहे हैं, राइस ने कहा। शब्द हवा में ऐसे लटक गए जैसे कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने उन्हें सही सुना था। कैलन ने माथे पर बल डाला। जे ने पीछे की सीट से राइस की तरफ देखा, कहीं भ्रमित और कहीं सतर्क के बीच। यहाँ तक कि यूनवू भी, कमजोर लेकिन होश में, विस्मय की एक चमक एक साथ पलकें झपकाईं। लेकिन ये बस एक पल था। जैसे कि राइस की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो किसी भी संदेह को शांत करने के लिए काफ़ी था। एक एक करके उनके चेहरे नरम पड़ गए। कैलन ने पहले सिर हिलाया। जे ने गहरी सांस ली और अपनी सीट में और आराम से बैठ गया। यूनवू ने बिना कुछ कहे फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि उसे भरोसा था कि अगर राइस रास्ता दिखाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इंजन फिर से दहाड़ा, और धुंध और खतरे में लिपटी हुई सड़क उनके सामने फैल गई, जैसे कि वह उनका खुले हाथों से स्वागत कर रही हो। अध्याय 28, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कैलन सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकला। उसके कदम तेज थे और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। जे उसके ठीक पीछे था। पीछा करने की वजह से उसकी सांसें फूल रही थीं। राइस सबसे आखिर में पहुंचा, अपनी बाहों में यूनवू को पकड़े हुए, जो पसीने और धूल में भीगा हुआ था। जितना भी सामान तुम ले सकते हो ले लो, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं, राइस ने आदेश दिया जैसे ही उसने यूनवू को जमीन पर खड़ा किया। कैलन ने सिर हिलाया और तुरंत रसोई की तरफ बढ़ा। उसने दराज़ें खोलना शुरू कर दिया, किराने का सामान, पानी और उपयोगी बर्तनों के लिए हर कोने को तलाशा। इस बीच जे गलियारे से होते हुए छोटे हुए तहखाने की ओर चला गया, शायद डिब्बाबंद खाने के डिब्बे की तलाश में। राइस अपनी तरफ से जल्दी से लिविंग रूम की अलमारियों को छानने लगा, अपने बैकपैक में हर उपयोगी चीज को भर रहा था। योजनाएं, नक्शे, एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर और रिकॉर्ड की नोटबुक। समय कम था और हर कोई यह जानता था, अगर आथ ने पहले ही अपनी रिपोर्ट भेज दी थी तो घर जल्द ही सैनिकों से भर जाएगा। यूनवू सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, यह नहीं जानता था कि क्या करना है। उसे हिलना था, कुछ करना था, कुछ भी। वह चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ा, एक एक करके कांपती हुई उंगलियों से रेलिंग को पकड़े हुए। उसके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, लेकिन अपने मन में वह खुद से कह रहा था कि वह एक बोझ नहीं बनना चाहता था। भले ही वह ठीक से नहीं जानता था कि अपने कमरे में क्या तलाशना है, लेकिन दूसरों के भागने की तैयारी करते समय स्थिर रहने का विचार ही उसे बेचैन कर रहा था। उसे उपयोगी होना था। यूनवू, बाथरूम के दरवाजे के पीछे से रॉन्गे की आवाज़ गूंजी। ये कमजोर और हिचकिचाती हुई थी, उसकी सामान्य शक्ति जैसी बिल्कुल नहीं थी। क्या तुम हो? उद्धरण चिन्ह। यूनवू एक सेकंड के लिए जम गया। उसके सीने में अपराधबोध की एक चुभन दौड़ी। जब तक उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी तब तक उसे याद नहीं आया कि रॉन्गे अभी भी वहीं था। वह उसे कैसे भूल सकता था? उसे उस पल तक उसकी अनुपस्थिति का एहसास क्यों नहीं हुआ था? हाँ, यूनवू ने जवाब दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। दो चीज़ें सामने आई जिन्होंने यूनवू को तुरंत चौंका दिया। सबसे पहले, बाथरूम के अंदर से एक मीठी, जी मिचलाने वाली गंध बाहर निकली, एक गर्म मिश्रण जिसने उसके पेट को मरोड़ दिया। फिर उसने रॉन्गे को देखा। उसकी आंखें शीशे जैसी थीं, बुखार से भारी थीं, जैसे वह भी रोने वाला हो। उसके बाल पसीने से टपक रहे थे, उसके चेहरे से चिपके हुए थे, और वह तेजी से सांस ले रहा था, हर सांस छोड़ने पर छोटी छोटी आहें भर रहा था। क्या तुम ठीक हो? यूनवू ने घबराहट में पूछा जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, लेकिन रॉन्गे ने उसे रोक दिया। करीब मत आओ, रॉन्गे चिल्लाया, खुद को पैरों पर टिकाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए। जब तक तुम नहीं चाहते कि। रॉन्गे ने अपना होंठ काट लिया। यूनवू ने एक कदम पीछे लिया, महसूस करते हुए कि उसके चारों ओर हवा भारी हो गई थी। उसे डगमगाने से बचने के लिए खुद को दीवार से टिकाना पड़ा। एक अजीब चक्कर उसकी रीढ़ से नीचे दौड़ा। जब से उसने उस प्राणी को नष्ट किया और रिफ्ट को बंद किया, उसके अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। जैसे उसके दिमाग की गहराई में एक दरवाजा खुल गया था, जो किसी प्राचीन और परिचित चीज के टुकड़ों को उजागर कर रहा था। वह नहीं जानता था कि क्या किसी ने उसे यह कभी सिखाया था, या क्या वह इसे बस हमेशा अपने खून में लिए हुए था, जागने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब वह समझ गया था, उसे बॉन्ड बनाना था। ये सिर्फ वह नहीं था जो मिलो और गुन्नार ने उसे बताया था। उन्होंने उसे शब्द दिए थे, लेकिन जो कुछ वह महसूस कर रहा था वह उससे कहीं ज्यादा था। ये सहज था, जैसे भूख, जैसे सांस लेने की जरूरत। और वह ये भी जानता था कि वह इसे राइस के साथ करना चाहता था। लेकिन अब रॉन्गे के सामने खड़े होकर उसका शरीर एक ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा था जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। रॉन्गे एक गाइड था और उसने एक बिना शब्दों वाली पुकार जारी की थी, जो यूनवू को उसकी ओर खींचने वाली एक अदृश्य डोरी की तरह महसूस हुई।
रोंग ये को भी एक बॉन्ड की जरूरत थी और क्योंकि यूनवू के पास कोई बॉन्ड नहीं था, वह उस सहज खिंचाव के प्रति संवेदनशील था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अपनी सांस रोक ली। वह सिर्फ इच्छा शक्ति से उस आग्रह से लड़ा। उसने पहले ही किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए चुन लिया था। वह एक जैविक रूप से थोपी गई जरूरत से खींचा नहीं जाना चाहता था। वह किसी के साथ सिर्फ इसलिए बॉन्ड नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसके शरीर को इसकी मांग थी। वह बस राइस को चाहता था, सिर्फ उसे। यूनवू ने अपनी आंखें खोलीं। मैं दूसरों को बताऊंगा कि क्या गलत है। वे नीचे हैं, हमारे जाने के लिए सब कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन नहीं, रोंग ये ने चिल्लाया। वे यह नहीं जान सकते कि मैं उनसे झूठ बोल रहा था। वे नहीं जानते कि मैं तुम्हें मदद की जरूरत है। वे जानेंगे कि क्या करना है। मैं जानता हूं कि क्या करना है, रोंग ये सिस्का। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। यूनवू सावधानी से उसके पास पहुंचा। उसने उसे धीरे से देखा। मुझे खेद है, उसने धीरे से कहा। मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं समझता कि मैं क्या हूं। मेरे अंदर कुछ चीजें जागृत हुई हैं, लेकिन मैं अभी तक उनका नाम नहीं रख सकता। मैं नहीं जानता कि यह कैसे काम करता है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक चीज है जो मैं जानता हूं। रोंग ये ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, कांपते हुए, उसकी आंखों में उम्मीद तलाशते हुए। भले ही हम ये चाहें, भले ही हमें इसकी जरूरत हो, मैंने पहले ही किसी को चुन लिया है। उद्धरण चिन्ह। यूनवू ने जारी रखा। मैंने राइस को चुना है। रोंग ये का चेहरा टूट गया, एक नर्म सिसकी के साथ, जैसे उसके सीने से कुछ फाड़ा जा रहा हो। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, उसने आंसुओं के बीच फुसफुसाया। पूरी जिंदगी मैंने इस खालीपन को महसूस किया है, इस अतृप्त भूख को, और केवल तुम्हारे पास ही ये दूर होती है। केवल तुम इसे शांत कर सकते हो। यूनवू एक कदम और करीब आया और एक दुख भरी कोमलता के साथ अपनी उंगलियों से रोंग ये के गाल को सहलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने वादा किया, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम चाहते हो। एक बॉन्ड के साथ नहीं। रोंग ये ने उसे घूर कर देखा, उसकी आंखें बुखार और दर्द से जल रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यूनवू जानता था कि वह समझ गया था। अगर तुम नहीं चाहते कि दूसरे जाने की तुम क्या हो, यूनवू ने जोड़ा, मैं तुम्हारा राज रख सकता हूँ। यहीं बाथरूम में रुको, मैं तुम्हें शांत करने में मदद करने के लिए कुछ लाऊंगा। रोंग ये ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने पहले ही दर्द निवारक गोलियां ले ली हैं, उसने स्वीकार किया। नींद की गोलियां, यहां तक कि मांसपेशियों को आराम देने वाली भी, लेकिन तुम्हारे आसपास होने से। उद्धरण चिन्ह। उसने तेजी से सांस ली। मैं परेशान हो जाता हूं। यूनवू ने सोच विचार कर नीचे देखा, फिर उसकी आंखें एक बमुश्किल बने हुए विचार के साथ सिकुड़ गईं। उसके सिर में एक छवि लगातार चमक रही थी, एक फूल। वह उसका नाम नहीं जानता था, या क्यों वह उसे इतनी स्पष्ट रूप से देख रहा था, लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप से देखा। एक हल्के नीले, लगभग सफेद रंग की लंबी पंखुड़ियां, जिसमें से एक ताजी धातु जैसी गंध आ रही थी। किसी के बताए बिना वह जानता था कि यह फूल एक बिना बॉन्ड वाले गाइड की जरूरतों को शांत कर सकता था। मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन मुझे उसे तलाशना होगा। क्या तुम मेरा यहाँ इंतजार कर सकते हो? रोंग ये ने हल्के से सिर हिलाया। यूनवू नीचे जाने ही वाला था जब सीढ़ियों के ऊपर रोंग ये की आवाज ने उसे एक बार फिर रोक दिया। तुमने बॉन्ड बनाने के लिए राइस को चुना। यूनवू ने धीरे धीरे अपना चेहरा मोड़ा और सिर हिलाया, लेकिन रोंग ये ने माथे पर बल डाला। वह एक गाइड नहीं है। यूनवू ने भ्रमित होकर पलक झपकाए। हाँ, वह है। रोंग ये का चेहरा और भी फीका पड़ गया। उसके होंठ धीरे धीरे खुल गए जब तक कि उसके मुंह से एक और सवाल नहीं निकला। अगर तुम मुझसे राइस से पहले मिले होते, तो क्या तुम मुझे चुनते? यूनवू ने सोचा कि जब उसने पहली बार रोंग ये को देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ, कैसे वह अपने दर्द को छिपाने के लिए कटाक्ष का उपयोग करता था, कैसे वह हमेशा अपने अंदर किसी चीज से लड़ता हुआ लगता था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता, उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि हम दोस्त बन सकते हैं, उसने तुरंत जोड़ा। रोंग ये ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका अभी अभी अपमान हुआ हो। कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। क्यों? रोंग ये ने कंधे उचकाए, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। क्योंकि मेरा मिजाज घटिया है, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे बातें करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को दूर धकेलता हूँ। मैं इसे रोकना नहीं जानता। यूनवू ने उसे ध्यान से देखा। उसकी तनी हुई मुद्रा, जिस तरह से उसने अपनी कोहनियों को गले लगाया था जैसे वह सिकुड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस पल में उसने डराने वाले रोंग ये को देखना बंद कर दिया और दुखी, अकेला रोंग ये देखना शुरू कर दिया जो किसी को पकड़ने के लिए पुकार रहा था। और उस टूटी हुई छवि में यूनवू ने खुद को परिलक्षित देखा। उसे वे रातें याद आई जब वह भी खुद को ऐसे ही पकड़ता था, अपने अंदर कुछ ऐसा रोकने की कोशिश करता था जो उसे तोड़ने की धमकी देता था। उसे गलत समझे जाने की हताशा, हर समय अकेले रहने की पीड़ा याद थी। उसे वे दिन याद थे जब वह एक ऐसे हाथ के लिए कुछ भी करता जो उसे जाने न देता, एक ऐसी आवाज के लिए जो उसे कहती, मैं यहाँ हूँ, कैलिन और जे तुम्हारी सराहना करते हैं, उसने जवाब दिया। रोंग ये ने एक कड़वी हंसी दी। लेकिन राइस मुझसे नफरत करता है। यूनवू मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि राइस केवल इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा था क्योंकि उसे किसी तरह लगा कि तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहते हो। रोंग ये ने चौड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या वह मुझसे जलता था? यूनवू ने पलक झपकाए। पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उस शब्द का क्या मतलब था, लेकिन वह उसके पीछे की भावना को समझ गया। उसने सिर हिलाया। सन्नाटा फैल गया जैसे रोंग ये इस विचार पर विचार कर रहा था। उसका चेहरा अविश्वास से भ्रम में और फिर लगभग उम्मीद जैसी किसी चीज में बदल गया। शायद, उसने बुदबुदाया, शायद हम दोस्त बन सकते हैं। और उन शब्दों के साथ दरवाजा एक नर्म क्लिक के साथ बंद हो गया। अध्याय 29। मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। मुझे कुछ काम है, यूनवू ने राइस से कहा जैसे ही वह पिछले दरवाजे से बाहर फिसला। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, उसने भागते हुए कहा। क्या? राइस ने जिन नक्शों का वह अध्ययन कर रहा था उनसे ऊपर देखा, अचानक जाने से हैरान था। रुको, तुम बस ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते, उसने चिल्लाया, अपना हथियार पकड़ा और उसके पीछे भागा। आता जंगल में होगा। उद्धरण चिन्ह। यूनवू रुका नहीं, इसके विपरीत उसने अपनी गति बढ़ा दी। बारिश उसके चेहरे से टकरा रही थी, कुछ ही सेकंड में उसके कपड़ों को भिगो दिया। हर कदम के साथ नर्म फिसलन भरी जमीन उसके पैरों को निगल रही थी या उसे कीचड़ में फिसलने पर मजबूर कर रही थी। गिरने से बचने के लिए यूनवू ने कांपते हाथों से पेड़ों को पकड़ लिया, गीली चाल पर खुद को टिकाते हुए। धुंध तनों के बीच घूम रही थी, कुछ मीटर दूर के परिदृश्य को स्पष्ट कर रही थी।
चूंकि वह अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं कर सकता था, यूनवू ने इसके बजाय गंध पर भरोसा किया। बारिश ने गंधों को बढ़ाया, उन्हें किसी तरह ज्यादा शक्तिशाली और पहचानने योग्य बना दिया। गीली मिट्टी का ई और लकड़ी की गंध उसकी नाक में जमा हो गई, लेकिन एक गंध थी जिसे यूनवू विशेष रूप से तलाश रहा था। कुछ ताज़ा और धातु जैसा, एक विद्युतीकरण करने वाली उपगंध के साथ जिसने उसकी नाक को बुदबुदाया और उसे चीख रोकने के लिए भौहें सिकोड़ने पर मजबूर किया। उसे लगा कि वह करीब था। फिर उसने उन्हें देखा, नम झाड़ियों और गहरी काई के बीच लगभग छिपे हुए विशाल फूल उभरे, जिनकी लंबी हल्के नीले रंग की पंखुड़ियां थीं जो बारिश में एक नरम चमक उत्सर्जित करती हुई लग रही थीं। अंधेरे धुंधले वातावरण के बावजूद फूल अलग दिख रहे थे। यही वह था जिसकी उसे रोंगिए की मदद करने के लिए जरूरत थी। यूनवू उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने तनों को काटा, पंखुड़ियों को जल्दी से अपनी गीली जेबों में भर दिया। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसकी हरकतें सटीक रहीं। वह उन्हें खराब नहीं करना चाहता था। वह खड़ा हुआ, कीचड़ उसके घुटनों पर लगा हुआ था और वापस जाने के इरादे से मुड़ा। लेकिन फिर वह रुक गया। उसने आवाज़ें सुनी और जिन टहनियों पर पैर रखा जा रहा था, उनकी हल्की चरमराहट, गीली पत्तियों को एक तरफ धकेले जाने की आवाज़ सुनी। कदमों की आहट। वे सैनिक थे और उनके ठिकाने के बहुत करीब थे। यूनवू फूलों पर इतना केंद्रित था कि उसने उन्हें समय पर नहीं देखा था। वह तुरंत गीली जमीन पर गिर गया, कांटेदार झाड़ियों के एक झुंड में लुढ़क गया और उनकी पत्तियों के नीचे छिप गया। ठंडी जमीन ने उसे अंदर तक ठंडा कर दिया, लेकिन वह हिला नहीं। उसने अपनी सांस रोक ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और अदृश्य होने की इच्छा से चिपका रहा। धुंध ने उसके पक्ष में काम किया। एक सुरक्षात्मक कंबल की तरह इसने जमीन को अपनी सफेदी के साथ ढक लिया। अपने छिपने की जगह से उसने उन्हें गुजरते हुए सुना। उनकी आवाज़ें धीमी, तनावपूर्ण थीं। खोजते रहो, वह पास ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा। तुम विश्वास में मत आओ। वे उससे बस कुछ ही कदम दूर से गुजरे, इतने करीब कि वह उनके बूटों पर कीचड़ देख सकता था। लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। धुंध ने उसे सुरक्षित रखा जब तक उसे कुछ याद नहीं आया। राइस, वह उसके पीछे आया था और अगर यूनवू ने उन्हें देर से महसूस किया था। राइस शायद पहले ही उनसे टकरा चुका होगा। जैसे किसी विचार से बुलाया गया हो, दूर से एक गोली चलने की आवाज़ आए। उसकी गूंज पेड़ों के बीच गूंज उठी। वह रहा। किसी ने चिल्लाया, उसका पीछा करो। राइस इतना लापरवाह नहीं था कि खुद को पकड़ा जाने दे। यूनवू को यकीन था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। उसने गोली चलाई थी और खुद को देखा जाने दिया था ताकि ध्यान उससे दूर हट जाए। उसकी रक्षा करने के लिए यूनवू को अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ। वह राइस के पीछे भागना चाहता था, लेकिन जानता था कि वह उसके प्रयास को खराब नहीं कर सकता। तो उसने इंतजार किया। उसने गीली जमीन पर अपनी मुट्ठियां भींच ली, सैनिकों से दूर जाने की इच्छा करते हुए। उसने कदमों की आवाज़ को पेड़ों में फीका पड़ते हुए सुना। आवाज़ें दूरी में चली गईं। केवल जब सन्नाटा लौटा तभी उसने हिलने की हिम्मत की। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, अपने हाथों से कीचड़ को झाड़ते हुए। पंखुड़ियां अभी भी उसकी जेबों में सुरक्षित थीं। फिर उसने ठीक अपने कान के बगल में एक क्लिक सुना। यूनवू जम गया। उसने एक बंदूक की नली को अपनी कनपटी पर महसूस किया। यहाँ हमारे पास क्या है? एक परिचित आवाज़ ने फुसफुसाया। आथा। यूनवू को ये जानने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं थी कि वह वही था। उसने अपना चेहरा बस थोड़ा सा मोड़ा और पुष्टि की कि उसे किस बात का डर था। वह वही सैनिक था जिसने शहर में उनके साथ विश्वासघात किया था। आथा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे अभी अभी कोई ट्रॉफी मिली हो। तुम नहीं जानते कि मैं इस पल का कितना इंतजार कर रहा था, उसने धीरे से बुदबुदाया। ब्लैकवुड का छोटा प्रयोग। जंगल में अकेला, कितना सुविधाजनक। यूनवू ने जवाब नहीं दिया। एक तेज हरकत के साथ उसने पास के तने से उन प्राणियों में से एक को तोड़ लिया जिनसे वह जंगल में मिला था। वह अजीब पौधा जेलीफिश जिसका शरीर पारदर्शी था और रंगों के लिए जड़ें थीं। इससे पहले कि आथा प्रतिक्रिया कर पाता, यूनवू घूम गया और प्राणी को सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। प्राणी की तीखी जड़ें सैनिक की आंखों में धंस गईं। आथा ने एक चीख निकाली, अपना चेहरा पकड़ लिया और दर्द में तड़पने लगा। जैसे ही प्राणी ने अपने चेहरे पर अपनी पकड़ कस ली, अंधा और डगमगाता हुआ आथा गीली जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। यूनवू ने बिना दूसरे विचार के व्याकुलता का फायदा उठाया। वह मुड़ा और पेड़ों के बीच भाग गया। लेकिन बारिश जंगल को ढकी हुई घनी धुंध के साथ मिलकर हर कदम को एक संघर्ष बना रही थी। वह नहीं जानता था कि वह कब रास्ता भटक गया। उसने बस अपने पैरों के नीचे जमीन को गायब होते हुए महसूस किया। वह फिसल गया और वह कीचड़ और गीली टहनियों से ढकी एक ढलान से नीचे गिर गया। उसका शरीर जमीन से जोर से टकराया और जैसे ही वह गिरा, उसका सिर जड़ों के बीच छिपी एक चट्टान से टकरा गया। सब कुछ धुंधला हो गया। एक तेज गुंजन की आवाज़ उसके कानों में भर गई। यूनवू कीचड़ में फैल गया। बारिश लगातार उसकी पीठ पर पड़ रही थी। पानी उसके चेहरे से नीचे बह रहा था। उसके सिर पर लगे घाव से धीरे धीरे रिस रहे खून को धो रहा था। उसने पलक झपकाए। मदहोश था। उसकी दृष्टि धुंधली थी। उसके अंग जवाब देने से इनकार कर रहे थे। वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। उसे रोंगिए के पास पहुंचना था और उसे फूल देना था। तभी वे पांचों भाग सकते थे एक साथ। जो थोड़ी सी ताकत उसके पास बची थी, उसे इकट्ठा करते हुए यूनवू ने अपनी बाहों को हिलाने की कोशिश की। एक डगमगाते प्रयास से उसने अपने हाथों को अपने शरीर के नीचे रखने और ऊपर की ओर धकेलने में कामयाबी हासिल की। खड़े होने की कोशिश करते हुए वह बस कुछ इंच ही ऊपर उठ पाया और उसकी बाहें तुरंत कांपने लगीं। वह खुद को संभाल नहीं पाया। उसका भीगा हुआ सुन्ना शरीर अपने ही वजन के नीचे ढह गया और वह वापस कीचड़ में गिर गया। उसने निराशा में आह भरी। वह वहीं पड़ा रहा। उसका चेहरा नम मिट्टी से दबा हुआ था। उसकी गर्दन, कंधों और पीठ पर बारिश को महसूस कर रहा था। उसने पत्तियों के बीच से छनकर आती बारिश की स्थिर फुसफुसाहट सुनी। गड्ढों में गिरते पानी की दूर की छप-छप, झाड़ियों के बीच रेंगते कीड़ों की धीमी गुंजन सुनी। दूरी में एक पक्षी ने एक तेज चीख निकाली। गीली मिट्टी की गंध उसकी नाक से होती हुई आई। उसके अपने खून की हल्की बदबू के साथ मिल रही थी। यूनवू ने एक गहरी सांस ली। हर सांस के साथ उसकी छाती में दर्द हो रहा था। वह वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता था, लेकिन एक पल के लिए बस एक पल के लिए उसे स्थिर रहने की जरूरत थी। यह महसूस करने के लिए कि वह अभी भी जिंदा था। यह महसूस करने के लिए कि दुनिया, भले ही वह कितनी भी टूट रही हो, अभी भी उसके चारों ओर धड़क रही थी। बारिश अब उसकी पीठ पर नहीं पड़ रही थी। कुछ या कोई उसके और आकाश के बीच खड़ा था। एक छाया उसके गतिहीन शरीर पर मंडरा रही थी, इतनी बड़ी कि उसने धुंध से छनकर आती हल्की रोशनी को ढक लिया। यूनवू ने प्रयास के साथ ऊपर देखा। उसकी आंखों को बादल कर रहे पानी और खून को पलक झपकाकर दूर करते हुए
यह एक भेड़िया था या कुछ ऐसा ही, एक उत्परिवर्ती, जैसा कि राइस उन्हें कहता था। प्राणी विशाल था, उसका शरीर गीली चट्टान, जड़ों और काई से बनी एक खुरदरी त्वचा से ढका हुआ था। भेड़िया गुर्राया और यूनवू पर अपने दांत दिखाए, लेकिन फिर प्राणी ने हवा को सूंघा। गुर्राहट एक जिज्ञासु खर्राटे में बदल गई। भेड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया। यह बड़े यूनवू के चेहरे के पास आया, जो अभी भी कीचड़ में पड़ा था। एक खुरदरी गर्म जीभ ने उसके माथे पर खुले घाव को चाटा। यह अनुभूति अजीब थी, गर्म थी और अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। बस करो, यूनवू हंसा, इससे गुदगुदी होती है। उद्धरण चिन्ह। भेड़िया अपनी जगह पर रुक गया, जैसे कि वह उसके शब्दों को समझ रहा हो, और अपना सिर ऊपर उठाया। उसके कान खड़े हो गए, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी गर्दन से एक गहरी गुर्राहट निकली, हवा में एक चेतावनी की तरह कंपन करती हुई। उसने उस कीचड़ वाली ढलान की तरफ देखा जहां यूनवू कुछ पल पहले गिरा था। आसपास ही था। यूनवू ने उस अजीब भेड़िए की तरफ देखा और प्राणी की तीव्र चमकदार आंखों ने उसकी अपनी आंखों से मुलाकात की। उसके पीछे जाओ, यूनवू ने सोचा। भेड़िया ने खर्राटा लिया, अपने भारी पंजों पर तेजी से घूमा और ढलान पर चढ़ गया। उसकी भयंकर दहाड़ पेड़ों के बीच गूंज उठी। उसकी छाया धुंध में गायब हो गई। यूनवू ने उस जगह को घूरकर देखा जहां भेड़िया गायब हो गया था। अगर भेड़िया बिना पीछे देखे खतरे में भाग सकता था तो वह भी उठ सकता था। उसे यह करना था। उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। प्रयास के साथ उसने एक हाथ नरम कीचड़ पर रखा और कांपते हुए एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की। इस बार उसने दर्द या थकावट के बारे में नहीं सोचा। उसने राइस के बारे में सोचा, रोंगिए के बारे में, कैलन और जे के बारे में। उसके शरीर ने विरोध किया, लेकिन वह घुटनों के बल बैठने में कामयाब रहा। फिर एक धीमी कराह के साथ वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया, डगमगाते हुए, हाँ लेकिन स्थिर। उसने एक भीगी हुई आस्तीन से अपने चेहरे से कीचड़ और खून पोंछा, एक और गहरी सांस ली और जंगल में पहला कदम बढ़ाया। उसे वापस जाना था। हियर इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 30 व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अध्याय 30, जब कोई नहीं देख रहा होता है। रोंगिए कैलन को मार डालना चाहता था, क्योंकि कैलन उस कमबख्त बाथरूम के दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, हमेशा उसी जिद्दी ताल के साथ। आवाज सूखी, परेशान करने वाली थी और हर दस्तक से उसके सिर में दर्द बढ़ रहा था, आंखों के पीछे जल रहे बुखार को और खराब कर रहा था। अगर वह इतना कमजोर नहीं होता, अगर वह चिपचिपी गर्मी उसे जमीन पर नहीं दबा रही होती, तो रोंगिए पहले ही दरवाजा खोलकर उसके हाथ काट देता, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह फिर कभी इस तरह से जिद न करे। लेकिन इसके बजाय वह और भी करीब शौचालय के पास दुबक गया, अपनी बाहों को अपने घुटनों के चारों ओर कसकर लपेट लिया, जैसे कि वह अपने ही शरीर में गायब हो सकता हो। कैलन उसकी चुप्पी या उसके इनकार को नहीं समझता था। रोंगिए बाहर नहीं आना चाहता था, वह बात नहीं करना चाहता था, और बेशक वह उसे नहीं देखना चाहता था। तुम्हें किसी न किसी समय तो बाहर आना ही पड़ेगा, कैलन ने दरवाजे के दूसरी तरफ से चिल्लाया। रोंगिए ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। क्या यह इसलिए है क्योंकि हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? कैलन ने पूछा। रोंगिए ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने माथे को अपने घुटनों में और दबाया, यह इच्छा करते हुए कि दुनिया और कैलन बस गायब हो जाए। वह एक प्राणी था, कैलन ने जारी रखा, बिना किसी जवाब का इंतजार किए। एक रिफ्ट से वह बिजली की चमक की तरह आसमान से नीचे आया, और वह हमारी कल्पना से भी बदतर था। कैलन रुका, शायद एक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ केवल सन्नाटा था। मुझे यकीन है कि तुमने यहाँ अलार्म की आवाज़ सुनी होगी, शायद तुमने कंपन भी महसूस की होगी, उसने इस बार और धीरे धीरे जोड़ा। हाँ, रोंगिए ने उन्हें सुना था। उसे शहर में गूंज रहे अलार्म की दूर की आवाज़ याद थी। भले ही वह जंगल में था, लेकिन कंपन उस तक पहुंच गई थी। उसने उसे जमीन में महसूस किया, जैसे उसके पैर और के नीचे एक धीमी गर्जना हो, और एक पल के लिए उसका दिमाग सीधे जे के पास गया। क्या वह ठीक होगा? और फिर भी तुम वहां बंद हो, पीड़ित होने का नाटक कर रहे हो। कैलन ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। इसे बंद करो, रोंगिए। एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करो। इससे रोंगिए ने अपना सिर उठाया। उसका एक हिस्सा कैलन पर चिल्लाना चाहता था, दूसरा हिस्सा खुद का बचाव करना नहीं जानता था, क्योंकि ये दर्दनाक था। कैलन सही था और वह नहीं चाहता था कि वह हो। क्या तुम्हें चिंता है? रोंगिए ने एक व्यंग्यात्मक हंसी दी। नाटक मत करो, तुम्हें बाकी सबकी परवाह है, बस मेरी नहीं, कभी मेरी नहीं। मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता होती है। कैलन ने फिर से दरवाजे पर दस्तक देते हुए बुदबुदाया। मैं करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना असंभव है जो बचाया नहीं जाना चाहता। बहुत देर हो चुकी है, कैलन, रोंगिए ने खुद से बुदबुदाया, जमीन की तरफ देखते हुए। तुम बहुत देर हो चुके हो। एक और दुनिया में, दर्द और क्रूरता से दूर, वे एक आदर्श जोड़ा हो सकते थे। एक एस्पर और गाइड की जोड़ी नहीं, क्योंकि कैलन एस्पर नहीं था और रोंगिए कभी पूरी तरह से गाइड नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की जोड़ी जो प्यार करता था और एक ऐसे व्यक्ति की जो प्यार किया जाना चाहता था। क्या यही प्यार नहीं होता? दो अलग अलग टुकड़ों को एक साथ फिट करना, एक खालीपन के साथ और दूसरा देने के लिए कुछ के साथ। या कम से कम रोंगिए ने इसे ऐसे ही देखा। शायद कैलन के लिए यह अलग था, शायद, हाँ, कैलन दुनिया को अलग तरह से देखता था। वह जीवन के रंगों और मीठे स्वादों में विश्वास करता था, बिना भुलापन के। शायद इसीलिए वह राइस का दोस्त था, या कम से कम रोंगिए ने ऐसा ही मान लिया था, क्योंकि जहाँ सब कुछ बुरा और घिसा पिटा था, वहाँ कैलन रोशनी लाता था। वह गर्माहट लाता था, वह आसानी से मुस्कुराता था, मजाक करता था, यहाँ तक कि खुद को खेलने की अनुमति भी देता था, और ऐसा करने के लिए वह मूर्ख या दयनीय नहीं लगता था। कैलन अंधेरे को भी जानता था, वह क्रूरता, मृत्यु, लोगों के भीतर रहने वाली छायाओं को जानता था, लेकिन वह स्नेह और इस दुनिया में अभी भी बची हुई सुंदर चीज़ों को बड़ी ही जानता था। लेकिन कैलन यह नहीं जानता था कि रोंगिए जैसे किसी व्यक्ति के पास कैसे जाना है। कोई जिसे कभी नहीं चुना गया, कोई जो स्नेह नहीं मानता था, लेकिन जिसे यह एक धीमे जहर की तरह जरूरी था, एक जहरीला सांप जिसे कोई ठीक नहीं करना चाहता था। हमें जाना है, कैलन ने कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद जोड़ा। वहां से बाहर निकलो। क्या होगा अगर कैलन को पता चलता कि रोंगिए एक गाइड था, कि रोंगिए एक दयनीय प्रयोग था? इसमें ज्यादातर चीजें उसकी नहीं थी, बल्कि संशोधित थीं। एक मौका था कि केवल एक ही चीज बची थी, वह ठंडी आंखों की जोड़ी, उसका तर्कसंगत दिमाग और उसका छोटा सा दिल। जब यूनवू लौटेगा, रोंगिए ने जवाब दिया। तुम नहीं समझते, कैलन ने गुर्राया, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। चलो, जे ने हॉल के पार से चिल्लाया। अभी भी बक्से हैं जिन्हें हटाना है। कैलन दरवाजे से हटने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया।
उसे उम्मीद थी कि राइस जल्द ही यूनवू के साथ लौटेगा ताकि वे रोंगे को अकेला न छोड़ें। कुछ मिनटों बाद घर शांत हो गया, जिससे रोंगे दुख की लहर में लिप गया। उसने धैर्यपूर्वक पीड़ादायक चुप्पी में कम से कम 10 मिनट तक इंतजार किया, जब तक कि उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हो गया कि घर में कोई नहीं बचा है। फिर अनाड़ी हरकतों के साथ उसका शरीर अभी भी बुखार से कांप रहा था। उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। सब कुछ दुख रहा था, उसके जोड़, उसका गला, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी। रोंगे ने अपना संतुलन खोने से बचने के लिए दीवार को पकड़ लिया। वह बाथरूम से लड़खड़ाकर बाहर निकला, पसीना उसके लाल गालों से चिपका हुआ था। उसके पैर जवाब देने ही वाले थे। वह हॉल से नीचे चला गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर घुसते ही उसने सबसे पहले उस पल की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की तलाश की, पोर्टेबल लैब। जब उसने उसे देखा तो उसने राहत की सांस ली। वह कठिनाई से घुटनों के बल बैठा और पोर्टेबल लैब खोली। अंदर शीशियां अंदरूनी पैनल से नीली रोशनी में धीरे धीरे चमक रही थीं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे चलीं, एक इंजेक्शन निकाला और बिना हिचकिचाए उसे अपनी तरफ लगाया। तरल ने तुरंत बुखार के अवशेषों, उसकी कनपट्टियों में अधड़कते दर्द और उसकी मांसपेशियों में भारीपन को शांत कर दिया। रोंगे अभी भी हाँफता हुआ बिस्तर पर गिर गया, तभी नीचे से एक जोरदार धमाके ने उसे अचानक सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। रसोई में शोर, सॉसपैन, अलमारियों की चरमराहट, जोरदार धमाके और अचानक हलचलें। कोई कुछ तलाश रहा था। रोंगे स्थिर रहा, ध्यान से सुन रहा था। उसे जे की तीखी आवाज या कैलन के अनाड़ी कदमों की उम्मीद थी, लेकिन उसने कुछ और नहीं सुना। कोई हंसी नहीं, कोई शब्द नहीं। उसके होठों पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई। वह इस बार और मजबूती से खड़ा हुआ और धीरे लेकिन दृढ़ कदमों के साथ सीढ़ियों से नीचे चला गया। उसकी अभिव्यक्ति एक शिकारी की तरह थी जो खून की गंध सूंघ रहा हो, धीमा और चुपके से। जैसे ही उसने रसोई की दहलीज पार की, वह अपनी जगह पर थम गया। फर्श पर खून था और आता वहां था, गिरे हुए जार और डिब्बों से घिरा हुआ, फर्श पर पड़ा हुआ। उसके शरीर पर, उसकी बाहों पर गहरे काटने के निशान थे, उसके पैरों पर निशान थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी छाती अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। रोंगे दरवाजे पर खड़ा था, उसे गणनात्मक आंखों से देख रहा था। उसने एक एक करके घावों को स्कैन किया, दांतेदार दांतों के निशान, त्वचा में आंसू, उसकी बाहों और पैरों पर काटने के निशान। आकार इंसान के नहीं थे, नहीं वे हथियारों का परिणाम थे। वे खराब तरीके से वितरित थे, जंगली थे और उनमें तकनीक की कमी थी। एक जंगली उत्परिवर्ती। रोंगे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, थोड़ा निराश था। रोंगे ने कुछ और की उम्मीद की थी। उसने कल्पना की थी कि शायद यून वही वह था जिसने आतंक के साथ ऐसा किया था, कि उसके अंदर कुछ आखिरकार टूट गया था। लेकिन नहीं, कितनी दया की बात है। रोंगे ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, एक छोटी सांस छोड़ी जो पूरी तरह से हंसी नहीं थी। मरने का कितना दयनीय तरीका है, उसने ठंडे ढंग से बुदबुदाया। आथा ने कठिनाई से अपना चेहरा मोड़ा, अपनी आंखों में रोष और दर्द में भींचे हुए दांतों के साथ रोंगे की तरफ देखा। वहां एक बेवकूफ की तरह खड़े मत रहो, उसने गुर्राया। मेरी मदद करो। और मैं क्यों करूं? रोंगे एक कदम भी नहीं हिला। वह बस उस पर नीचे देख रहा था, जैसे वह जंग लगे डिब्बों के बीच फेंका गया कचरा हो। तुम पर एक उत्परिवर्ती जानवर ने हमला किया था, है ना? उन लोगों में से जो जंगल में घूमते हैं। रोंगे थोड़ा सा झुका, इतना कि वह हाथ के पैर पर काटने के निशान को ज्यादा विस्तार से देख सके, जहां खून पहले ही गाढ़ा और गहरा हो रहा था। निशान गहरे हैं, रोंगे ने जारी रखा, और त्वचा पर वह रंग पहले से ही नेक्रोसिस है। उन कीड़ों का जहर मिनटों में काम करता है, और तुम पहले ही उस दहलीज को पार कर चुके हो। रोंगे ने ऊपर देखा और आतंक की आंखों से मिला। उसकी अभिव्यक्ति में कोई दया नहीं थी, केवल उदासीनता थी। तुम्हारी हालत में आतंक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आथा ने तिरस्कार से घूरा, उसके दांत गुस्से और निराशा में भींचे हुए थे। उसका चेहरा पसीने में भीगा हुआ था, उसके हाथ जमीन को पकड़े हुए कांप रहे थे। बदमाश, आथा ने बुदबुदाया। रोंगे ने अपना सिर झुकाया, आरोप से अम्यूज्ड हो गया। तुम एक जहरीले चूहे की तरह रेंगते हुए आते हो और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं बस तुम्हारी जान बचा लूंगा। शायद तुम्हें एक अपमान से ज्यादा कुछ दिलचस्प पेश करना चाहिए। मुझे समझाओ आथा, मुझे तुम्हें क्यों बचाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हारी वजह से ऐसा हूँ। तुम ही थे जिसने मुझे इस जगह का स्थान भेजा था, याद है? रोंगे मुस्कुराया।